नमस्कार, एमएसएमई पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस किसी भी बॉटल पे तभी लिख सकते हो जब उस ऑयल के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है कि अगर इसको मैन्युफैक्चर इसको करना चाहे, कोई इस यूनिट को एस्टेब्लिश करना चाहे, तो इसका एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम द बिगनिंग टू पैकेजिंग ये क्या रहता है, इसके बारे में एक बार जरा आप प्रॉपरली प्रिपेयर होके उतरिए। ये होता है ना कि घर के पड़ोस वाली लड़ाइयाँ नहीं है कि आप सड़क पे निकले लड़ाई करने लगे। इट्स अ वॉर फील्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो बोला कि ये संभव कैसे है कि 150-200 रुपए में तेल बेच रहा है कोई। गवर्नमेंट की क्या क्या सब्सिडीज हैं, क्या क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट कैसे फंड करती है इसको, गवर्नमेंट से हमें क्या सपोर्ट मिल सकता है किसी को अगर यूनिट लगा दिया। एक्सपोर्ट की अगर मार्केट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट में कहाँ किस किस कंट्रीज में पोटेंशियल है। कि जब हम लोग कच्ची घानी बोलते हैं तो आदमी को ये लगता है कि वो लकड़ी के कोल्हू को कच्ची घानी बोला जाता है और इसीलिए लोग उसको कोल्ड प्रेस नाम भी देते हैं। लेकिन असलियत में ये दोनों टर्म्स, कच्ची घानी और कोल्ड प्रेस, ये फ्री टर्म नहीं है। कभी आपने सोचा है रूम टेम्परेचर की आइसक्रीम खाएं और चबा के खा पाएं? नमस्कार, एमएसएमई पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच अवध प्रीमियम इंटरनेशनल से मिस्टर अमर जायसवाल बैठे हुए हैं, जिनका बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और आपका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही आपके प्रिजर्वेटिव्स फ्री और प्योर प्रोडक्ट्स हैं, जो अयोध्या में इन्होंने यूनिट लगाई है और इसको यहाँ पे बना रहे हैं। एमएसएमई पॉडकास्ट का ये फर्स्ट एपिसोड है और इसका पर्पस ये है कि आज के एआई के जो फेस चल रहा है, जिससे सर्विस सेक्टर्स अफेक्ट हो रही हैं, उसमें जो सेक्टर्स से बचे हुए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, क्योंकि ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और ये उतना अफेक्ट नहीं हो रहा है एआई का इन पे। इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो 17% 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का है, जो कि बहुत कम है, और सर्विस सेक्टर का करीब 55% है। अगर इसको और सस्टेनेबल ग्रोथ देनी है तो मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे पड़ोसी देश में 55% के करीब या 52% के करीब आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंसी है, वो इंडिया में भी हमको बढ़ानी पड़ेगी, तब हम इन सब कमिंग थ्रेड से हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो स्वागत करते हैं श्री अमर जायसवाल जी का, और उनसे मैं चाहूँगा कि वो अपने इंडस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें ताकि हम इसको जान सकें। नमस्कार सुमित जी, थैंक यू, आपने इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। और हम लोग जैसा आपने बताया कि काफ़ी नई तरीके की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो कि अयोध्या में शायद पहली है, जो डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे काम कर रही है, निर्जलीकरण सब्जी और फलों का करके। और इसका मेन इंटेंशन यही है कि जो सब्जी और फल यहाँ पे ये पूरी बेल्ट में या अयोध्या रीजन में बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो पेरिशेबल एंटिटी है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो निर्जलीकरण एक अपने आप में बिना किसी प्रिजर्वेटिव को यूज़ किए शेल्फ लाइफ बढ़ाने का तरीका है। तो अगर हम कुछ टेक्निक्स हैं जिससे अगर हम निर्जलीकरण करते हैं या डिहाइड्रेशन करते हैं तो नेचुरली वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ जो है वो 1 से 2 साल हो जाती है। और कुछ फ्रूट्स में या फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स हैं, उस केसेस में 5 से 25 साल तक हो सकती है आइडियली, इन आइडियल कंडीशंस ऑफ प्रिजर्वेशन। तो इसमें किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, किसी एडिटिव की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ नेचुरल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो ये प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस, कि अगर इसको मैन्युफैक्चर इसको करना चाहे, कोई इस यूनिट को एस्टेब्लिश करना चाहे, तो इसका एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम द बिगनिंग टू पैकेजिंग ये क्या रहता है, इसके बारे में एक बार जरा हमको बताइए। तो होता क्या है कि आपको कुछ चीज़ें बहुत, और फूड इंडस्ट्री थोड़ा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और ये इन चीज़ों के उत्पाद की डिमांड जो है ज़्यादातर विदेशों में ज़्यादा है। इंडिया में भी धीरे धीरे ये डिमांड्स बढ़ रही हैं। अभी मैं आपको मोटा मोटा इस प्रोसेस लाइन को बताता हूँ क्या करना है। तो आपके पास मान के चलिए रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस में है। प्रेमिसेस में आने के बाद अब रॉ मटेरियल क्या हुआ है? रॉ मटेरियल हुआ सब्जियाँ। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप किस चीज़
का डिहाइड्रेशन करना चाहते हो, अलग अलग चीज़ों के डिहाइड्रेशन के लिए अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं जो फीजिबल हैं, कुछ कमर्शियली वाइबल हैं, कुछ रिसर्च ओरिएंटेड हैं या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो उसमें और कई फैक्टर्स हैं, हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तो उसको मैं बताऊंगा। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सब्जी का ले लेता हूँ। कोई भी एक सब्जी है या पालक ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, वो आपके प्रेमिसेस पे आई। पहली चीज़ है कि उसको थोड़ा ठंडा करना, क्योंकि जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा रहता है तो एंजाइम एक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो जब आप उसको हल्का सा ठंडा करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं, उसके बाद आप उसको धोते हैं या डीप क्लीनिंग करते हैं तो बबल वॉश किया जा सकता है, ओजोन वॉशिंग या ओजोनिफाइड वॉशिंग की जा सकती है। और वो करने के बाद फिर उसके बाद आप उसकी या तो स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग मतलब काटते हैं। और डिहाइड्रेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई चीज़ आप काट के अगर डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो हर चीज़ जो आप काट रहे हैं उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो समान होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में कोई ज़्यादा सूख जाएगा, कोई कम सूख जाएगा, इनकंसिस्टेंसी वो मेंटेन रहेगी। और एक बीच में एक प्रोसेस होता है कि अगर आप चाहते हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रहे ज़्यादा से ज़्यादा और उसका रंग भी बरकरार रहे, तो उसमें एक प्रोसेस होती है, उसका हिंदी नहीं पता है मुझे, इंग्लिश में ब्लैंचिंग बोलते हैं। तो उसमें अचानक से विद 1 से 2 मिनट के अंदर उसे अचानक से स्टीम दी जाती है या बहुत गर्म पानी में उसे डुबाया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए, और उसके बाद उसमें से निकाल के सडनली उसे आइस कोल्ड बाथ दिया जाता है, ताकि जो अंदर में फलों या सब्जियों के अंदर जो एंजाइम एक्शन हो रहा है, जो उसको आगे मतलब उसकी उम्र को बढ़ा रही है, या उम्र बढ़ाना मतलब जैसे कोई चीज़ ख़त्म होने के बाद वो अपने आप को डिग्रेड करने लगती है, तो वो चीज़ रोकने के लिए, ताकि एंजाइम्स वहीं रुक जाएं, फ्रीज हो जाएं। और इसकी वजह से आपका रंग, कलर और उसके टेक्सचर, कंसिस्टेंसी वगैरह काफ़ी हद तक, और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल काफ़ी मेंटेन रहती है। अब ये होने के बाद आपके पास स्लाइस्ड प्रोडक्ट मतलब वो टुकड़ों में है, तो अब आप डिसाइड करते हो किस तरीके की डिहाइड्रेशन टेक्निक आपको चाहिए। अगर आपका कंज्यूमर जो है वो मास मार्केट है कि आम हर दुकान पे चाहिए और सस्ते से सस्ता चाहिए, तो ये हमारे अगर देखें तो मतलब ट्रेडिशनली 2000-5000 साल पहले भी ये टेक्निक्स इंडिया में यूज़ होती थी, जिसमें आदमी ये चीज़ों को स्लाइस करके धूप में सुखाया करता था, जो दादी, नानी या पूर्वज थे, और इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। तो ये हम लोगों को या इंडियंस को या किसी भी दूसरी सभ्यताओं में ये चीज़ें बहुत पहले से पता है कि डिहाइड्रेट करने पे चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है लंबे समय तक। एक टेक्निक ये होगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हवा चली, आसपास का आपका वातावरण उसको प्रदूषित भी करता है, प्लस जो सूरज की किरणें हैं उसमें यूवी रेडिएशंस होती हैं, तो वो भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को हार्म पहुंचाती हैं। ये प्रोसेस हम जो कर रहे हैं, हाँ, इसमें मशीन इन्वॉल्वमेंट एंड मैनुअल इन्वॉल्वमेंट कहाँ का है, ये भी आप जरा स्पष्ट करें। जी, अब मैं आपको मोटी मोटी 4 डिफरेंट विधाएं बताता हूँ कि डिहाइड्रेशन कैसे किया जाता है। ये हो गया ओपन एयर, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, आपको फील्ड में बस उसको सुखाना है। तो स्पेन में देखेंगे और चाइना में देखेंगे, इवन पर्शिया में देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टमाटर का अक्सर स्लाइस करके ओपन एयर में डिहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्लीन है और हीट कंडीशंस ज़्यादा हैं। दूसरी टेक्निक आती है सोलर ड्राइंग, तो उसमें सोलर चैम्बर्स बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि सूरज की किरणें आएंगी और ग्लास वॉल या फाइबर वॉल्स रहती हैं और चारों तरफ से पैक्ड रहता है, तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। तो उन केसेस में क्या रहता है कि सूरज की गर्मी की वजह से अंदर का जैसे ऐसा डूम जैसा चैम्बर बना, उसमें ट्रेज रखी गई, आपने अपना प्रोडक्ट डाल दिया, धीरे 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 सूरज की गर्मी की वजह से वो सूखती रहती है, निर्जलीकरण होता है। लेकिन उसमें टेक्निक क्या, बाहर से उसमें हवा आनी एक तरफ से, अंदर हवा गर्म होगी और गर्म होकर फिर दूसरी तरफ से निकल जानी है। तो इस पूरे सर्कुलेशन प्रोसेस में, जिसको ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं, इसमें डिहाइड्रेशन होता है। कंटामिनेशन के चांसेस इसमें भी बहुत हाई हैं, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हाई हैं, बैक्टीरियल लोड बढ़ सकता है, और ये मतलब एकदम सस्ते से थोड़ा सा ऊपर की मार्केट के लिए बने हैं, जो थोड़ा सा कंट्रोल अमाउंट में। तीसरी टेक्निक है जिसको हम लोग कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक ड्राइंग बोल सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि इलेक्ट्रिकल कैबिनेट रहता है, जिसमें प्लेसेस रहते हैं जिसमें आपके ट्रेज लगते हैं, उन ट्रेज पे आप इन स्लाइसेस को या
टुकड़ों को सब्जियों के रखते हैं, और उसके बाद पीछे से हवा आती है और अंदर में एक इलेक्ट्रिक कॉइल है जो गर्म होती है, और उसके सामने एक फ़ैन लगा रहता है। तो हवा आई, इलेक्ट्रिक कॉइल पे हवा गर्म हुई, फ़ैन ने उस गर्म हवा को इन ट्रेस के ऊपर जो सब्जियां रखी उसके ऊपर से पास हुआ और बाहर निकल गई। तो ये जब गर्म हवा सरफेस से होके निकली तो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। और इसमें कमर्शियली वाइबल और मोस्ट प्रीमियम जो टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, नाम थोड़ा अटपटा सा है, उसको बोलते हैं हीट पंप ड्राइंग। तो ये टेक्निक में क्या होता है कि ये क्लोज लूप है, तो इसमें जो हवा जब आपने दरवाज़ा बंद किया वो अंदर है और कंटामिनेशन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जितनी भी ये टेक्निक बताई, हाँ, जैसे अगर कोई नया मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, हाँ, किसी को नया स्टार्ट करना है, उसके पास फंड की अभी उतनी नहीं है क्षमता जी, तो कोई एक ऐसा ऑप्टिमम सॉल्यूशन जिससे कम से कम कंटेमिनेशन भी हो और वो वायबल भी हो, प्रोजेक्ट भी वायबल बने, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? अगर किसी को स्टार्ट करना है या मतलब नॉर्मल तरीके से शुरू करना है और थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट में जाना है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लार्ज प्रोडक्शन में ना जाके स्मॉल प्रोडक्शन में जाइए, क्वालिटी बनाइए, और क्वालिटी के लिए जो आपको मशीन सेलेक्ट करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके लिए आपको कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग यूज़ करनी चाहिए। अगर आप उसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में घर के अंदर रखते हैं तो, क्योंकि जो आपका ओपन लूप सिस्टम का जो ड्रॉबैक था कंटामिनेशन बढ़ने का, वो आपने आउटर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके वो किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक ही चैलेंज रहता है एशिंग का। एशिंग मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्म हो गया तो वहाँ पे चीज़ें जल जाती हैं, तो अनयूनिफॉर्म टेस्ट, टेक्सचर और आपका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल थोड़ा। इलेक्ट्रिकल अगर हम सिस्टम में जाते हैं तो क्या रनिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा? बाई डिफ़ॉल्ट होता है। एक्चुअली हीट पंप ड्राइंग सिस्टम इसीलिए कमर्शियली वाइबल है, रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है, और प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल वाले से ज़्यादा है। प्रोडक्शन नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले से ज़्यादा कम की नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, क्वालिटी बहुत हाई होती है हीट वाले में, हीट पंप ड्राइंग में। एक्चुअली नाम हीट पंप ड्राइंग है, वो टेक्नोलॉजी में बता देता हूँ। जैसे हमारा फ्रिज होता है, तो हम फ्रिज जब खोलते हैं तो कंप्रेसर लगा होता है। फ्रिज का काम क्या है कि अंदर के चैम्बर को ठंडा करना और उस चैम्बर से गर्मी निकाल के आउटर एनवायरनमेंट डिसिपेट करना, जो कि आपके रेडिएटर या जो पीछे लगा रहता है फ्रिज में, उसको बोलते हैं। सेम चीज़ को उल्टा कर दीजिए, वो बाहर ठंडा करेगा, ठंडा तभी कर पाएगा जब उसको ट्रांसफ़र करेगा हीट को। तो हीट अंदर ट्रांसफ़र होती है यूनिफॉर्मिटी के साथ, कंट्रोल्ड मॉइस्चर, कंट्रोल्ड टेम्परेचर के साथ। तो आपका यूनिफॉर्मिटी बनी है, बाहर से हवा आनी नहीं है कि जो उसको लेके जाए, क्योंकि जो एयर में मॉइस्चर आया वो कंप्रेसर जाके वो कंडेंस कर देगा और बाहर आपका पानी की ड्रॉपलेट्स गिरती रहेंगी। वही है मॉइस्चर जो उसके अंदर से रिलीज़ हुआ है। और कोई भी चीज़ सब्जियां ख़राब होने का एक जो मेजर रीज़न है, जो रिसर्च करते हैं उनको पता होगा, और पार्डन मी अगर मेरे से कोई मिस्टेक भी हो, क्योंकि कारण क्या है कि मैं सिर्फ इस चीज़ में रिसर्च 2 या 2.5 साल से ही कर रहा हूँ। उसके पहले मेरा फील्ड हेल्थ केयर में था। मैं CT स्कैन मशीन से एक्सरे मशीन्स का जावा डेवलपर था, तो थोड़ा सा ट्रांसिशन है। बट जो सब्जियां ख़राब होती हैं उसका एक मेन कारण है, उसे बोलते हैं वाटर एक्टिविटी। तो जितना ज़्यादा पानी सब्जियां किसी चीज़ में 2 प्रकार से होता है, एक होता है बॉन्डेड वाटर, एक होता है अनबाउंडेड वाटर। बॉन्डेड वाटर मतलब मॉलिक्यूलर, उनका जो मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे वो अटैच हो गए हैं, वो निकलेंगे नहीं। अगर वो निकलेंगे तो कंपाउंड बदल जाएगा। एक अनबाउंडेड वाटर क्या होता है कि वो पानी, वो मॉइस्चर का काम करता है उसको रखने के लिए, या उसको जो कोई भी सेल है उसके अंदर लिक्विडिटी या मॉइस्चर ही, मतलब ये वाटर कंटेंट है जो फ्लूइडिटी बना के रखता है। तो होता है क्या कि जितना ज़्यादा रहेगा, कोई भी एंजाइम एक्शन, किसी भी बैक्टीरिया को कोई काम करने के लिए, वायरस को फैलने के लिए, उसे आइडियल कंडीशन मॉइस्चर तो चाहिए। तो प्रिजर्वेशन का साइंटिफिक रीज़न यही है कि वाटर एक्टिविटी जितनी आप कम कर देंगे उतना ही आपका क्वालिटी जो है डिहाइड्रेशन की बढ़ गई और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। तो जैसे फ्रीज ड्राइंग का एग्जांपल है, तो फ्रीज ड्राइंग पे जो वाटर मॉइस्चर कंटेंट है वो 2% से नीचे चला जाता है, और 2% जाना आप ये समझ सकते हैं कि 20 kg रॉ मटेरियल का डिहाइड्रेट करने के लिए 8 से 12 घंटे लगते हैं फ्रीज ड्राइंग में, और 20 kg इनपुट लेके आपको हार्डली आउटपुट जो मिलेगा 2 kg से कम मिलेगा।
ठीक है, इतने कम के लिए 90% मॉइस्चर एक तरीके से। हाँ, डिपेंड करता है कि जैसे टमाटर लेने 98% उसमें मॉइस्चर रहता है, 2% ही आपको आउट हाँ मिलेगा। तो बट अब मशीन की कॉस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉइस्चर कम करना सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन होता क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो फ्रीज ड्राइंग मशीन है उसकी इस लोड की 20 kg बैच के जो उसका कॉस्टिंग है 24-25 लाख से लेके, सिर्फ मशीन की बात कर रहा हूँ, वो 35 लाख के आसपास तक की आती है। मतलब डेली प्रोडक्शन उसका जो होगा वो 2 kg का होगा पर बैच। तो एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बैच ले सकते हैं, प्रोवाइडेड। और गांव में और कस्बों में कभी भी ये यूनिट लगाएं तो हमेशा इंश्योर करें कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। एक फेनोमेना होता है क्या है कि जैसे आपका प्रोडक्ट जो ठंडा है तो एंजाइम एक्शन थोड़ा स्लो रहता है, इसलिए जैसे थोड़ा सा आप हीट करेंगे तो एंजाइम एक्शंस बढ़ जाएंगे। तो जैसे आपने ट्रे को लगा दिया मशीन में और हीटिंग चालू हो गई, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वो ऑप्टिमल टेम्परेचर पे पहुंचा जहाँ पे वो मॉइस्चर को रिलीज़ कर रहा है, लाइट चली गई, तो उस केस में हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर एक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है कंटामिनेशन के लिए नहीं, उसके इंटरनल डिग्रेडेशन के लिए, स्टेलिंग के लिए, सड़ाने के लिए, ख़राब करने के लिए। ओके। सेटेड फ्रूट्स के साथ सर का एक और प्रोडक्ट है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ये प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक है। कच्ची घनी का तेल जो हम सब ने सुना होगा कि इसको हम लोग सरसों का तेल जो कि काफ़ी कम टेम्परेचर पे, जो पहले शायद बैल के थ्रू बैल को घुमा घुमा के किया जाता था ताकि उसका टेम्परेचर जो है कम रह सके, तो उतनी प्योरिटी उसमें मिलती है। तो अमर जी एक बार इसके बारे में जरा बताइए, ये प्रोडक्ट कैसे आया और इसको आप कैसे वो पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यूज को इसमें मेंटेन कर रहे हैं, इसको न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर रहे हैं इसमें। तो असलियत में एक अलग ही भ्रांति है पूरे देश में कि जब हम लोग कच्ची घानी बोलते हैं तो आदमी को ये लगता है कि वो लकड़ी के कोल्हू को कच्ची घानी बोला जाता है और इसीलिए लोग उसको कोल्ड प्रेस नाम भी देते हैं। लेकिन असलियत में ये दोनों टर्म्स, कच्ची घानी और कोल्ड प्रेस, ये फ्री टर्म नहीं है। अगर आप फसाई जो कि FSSAI जिसको बोलते हैं, तो ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है इंडिया का जो इसको रेगुलेट करता है, उन्होंने क्लियरली डिफ़ाइन किया अपने चैप्टर नंबर 2 में और पेज नंबर 6 पे मस्टर्ड ऑयल के लिए। आप कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस किसी भी बॉटल पे तभी लिख सकते हो जब उस ऑयल के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है नेचुरल अलाइल आइसोथायोसाइनेट। ये कंपोनेंट की वैल्यू 0.2% के बराबर या 0.2% से ऊपर पाई जाएगी, उसी मस्टर्ड ऑयल को ही कच्ची घानी बोला जा सकता है या कोल्ड प्रेस आप लेबल कर सकते हो। सिंस ये चीज़ें उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अभी इंडिया में और लोग उतना अवेयर नहीं है, इसलिए लोग लिखते हैं। अब आते हैं बात कि कच्ची घानी जब डिफ़ाइन होगी बोली किसे जाती है, तो कारण क्या है कि कच्ची घानी बोलने पे ये प्रीमियम क्लास में चला जाता है या प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि जब भी हम एक्सपेलर से तेल निकालते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट से जो तेल निकालते हैं जो कि मोस्टली कमर्शियली यूज़ किया जाता है, उन कंडीशंस में जो नेचुरल अलाइल आइसोथायोसाइनेट है वो हाईली वॉलेटाइल होता है, वो उड़ जाता है। तो इसीलिए एक्सपेलर ऑयल में कभी भी एक्सपेलर ऑयल को अगर बॉटल करके आप कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी नहीं लिख सकते हैं। अब बात आती है कच्ची घानी की, तो कच्ची घानी में लकड़ी का कोल्हू होता है और उसके अंदर सरसों स्लो प्रोसेस में लगभग मतलब 9 से 12 RPM तक, या बहुत सारे और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने और रिसर्च किया है, वो 2 RPM से भी शुरू करते हैं। 2 RPM मतलब 2 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से। तो इतनी स्लो कंडीशन में, और लकड़ी जो है बैड कंडक्टर है हीट का, तो हीट जनरेट भी नहीं कर रही है और वो सिर्फ कंप्रेशन का काम करती है। तो जो ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है उसका अगर उसे जब हम उसको लैब टेस्टिंग करवाते हैं तो उसमें जो ये कंपोनेंट है जिसे नेचुरल अलाइल आइसोथायोसाइनेट जो मैं रेफ़र कर रहा था, उसकी वैल्यू 0.2% या उससे ज़्यादा मिलती है। अब बात ये आती है कि 0.2% से 0.3 के बीच में माना जा सकता है कि बहुत अच्छा कच्ची घानी का तेल है। यही वैल्यू 0.3 से 0.4 के बीच में है तो प्रीमियम क्लास का कच्ची घानी का तेल है। 0.4 के ऊपर मिलना ही इस वैल्यू का बहुत रेयर है, तो इसलिए वो रेयर प्योरिटी कहलाती है। लेकिन जो हम लोगों ने अपना प्रोसेस को रिफ़ाइन किया कि कैसे करें कि हमें प्योरेस्ट फॉर्म मिले, क्योंकि हम अयोध्या से आ रहे हैं। अयोध्या अपनी प्योरिटी के लिए जानी जाती, चाहे न्याय हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे राजा हो, चाहे हमारे विचार हो या आदर्श हो। तो हम लोग चाहते थे कि अयोध्या में निर्मित कोई भी प्रोडक्ट वो अपने उच्चतम या शिखरतम प्योरिटी के साथ आए।
तो इस वजह से जब हम लोगों ने अपना जो प्रोसेस के बाद जब इसका लैब टेस्ट कराया तो इसकी प्योरिटी लगभग क्या 0.4% से ऊपर है। इट्स अ रेयर क्वालिटी ऑफ प्रीमियम ऑयल। तो ये हम कैसे, जैसे आप जो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद पहले जो प्रोसेस होता था जिसमें बैल घूम के उसको करता था, तो वो अगर उसकी क्या वो भी प्योरेस्ट फॉर्म होता था? हाँ। अच्छा। ये अगर उसकी लैब टेस्ट कराएंगे तो आपको जाहिर सी बात है उसकी जो प्योरिटी लेवल है, या इसको एक्चुअली लेमैन टर्म्स में अगर आम भाषा में मैं बोलूँ तो पंजेंसी, जैसे झाज या कोई लोग झार बोलते हैं अवधि में, तो झार को ही डिफ़ाइन करने का वो कंपोनेंट है, जो कि जापानीज़ एक हर्ब होता है, मतलब वहाँ का पत्तियाँ हैं, उसको वसाबी बोलते हैं। तो वसाबी का टेस्ट कभी आप खाएं तो जो मस्टर्ड ऑयल है या मस्टर्ड टेस्ट है सेम है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। मतलब सिर्फ इसमें कौन सा पैरामीटर है जो इसको डिफाइन करता है? क्या टेम्परेचर है या क्या चीज़ है? हाँ, इसमें दो चीज़ें, प्योरिटी ऑफ द सीड, मतलब बीज की गुणवत्ता, और टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है। सेम सरसों आप कच्ची घानी की मशीन में या लकड़ी के कोल्हू में अगर निकलवाते हैं तो आपकी प्योरिटी ज़्यादा रहेगी। प्योरिटी इन द सेंस कि मेरा यहाँ पे मतलब है कि ये जो कंपोनेंट की वैल्यू थी एलाइल आइसोथायोसाइनेट, इसका परसेंटेज कितना ज़्यादा है उस ऑयल में, वो टेम्परेचर से टेम्परेचर जैसे हाई होगा तो वो उड़ जाता है, वो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो इसमें जैसे हम दो चीज़ को लेके चल रहे हैं, एक तो प्योरिटी है और प्रोडक्शन को भी लेके चलना है। तो इस प्रोडक्शन कितना हमारा इसके कारण हैम्पर होता है? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। आप ये मान सकते हैं कि 5 या 10 गुना ज़्यादा स्लो है ये प्रोसेस। कच्ची घानी में जैसे हम लोग जो तेल निकालते हैं तो लगभग 1.5 से 1.25 घंटे में 20 kg सरसों एक बार में बैच प्रोसेसिंग होती है, उसमें से 4.5 से 5.5 लीटर तेल ही निकलता है। और जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहे हैं, जो फास्ट प्रोडक्शन में मतलब मैंने एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किया, लेकिन आप ये मान सकते हैं 50 लीटर से 100 लीटर तेल भी निकाल सकता है, जितनी बड़ी मशीन जितना फास्ट चल रही है। नहीं, कितने, मतलब अगर इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस आना चाह रहा हूँ। हाँ, इनपुट आउटपुट में देखिए वो एक अलग पैरामीटर है, उसको भी मैं बता देता हूँ। जो नॉर्मल एक्सपेलर ऑयल में निकालते हैं, एक्सपेलर मशीन से निकालेंगे तो आपको अमूमन 32 से 35 से 36% ऑयल मिल जाता है, क्योंकि मस्टर्ड सीड के अंदर ऑयल कंटेंट जो है ऑन एन एवरेज 32-33% के आसपास पाया जाता है। लेकिन कच्ची घानी में उतना, क्योंकि हीट की वजह से ऑयल एक्सपल्शन फास्ट और ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिसको मतलब उसकी जो गाढ़ापन है वो थोड़ा पतला हो जाता है, तो ऑयल आराम से निकलता है। तो कच्ची घानी में वो कम होता है, क्योंकि इतना फास्ट घूम नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए ऑयल ही कम निकलता है। लगभग 18 से 22 या 24% एक्सट्रैक्शन इतना है। तो अगर हम बात करें इन दोनों प्रोसेस की, मॉडर्न प्रोसेस, ट्रेडिशनल प्रोसेस, जिसको आप ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं लेकिन मॉडर्न तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो आपका पर लीटर का कॉस्ट एक तरीके से जो मॉडर्न प्रोसेस चल रहा है जिसमें ये परसेंटेज कम आ रहा है, ये कितना बढ़ जाता है, कितना गुना उसका अप्रिशिएट कर जाता है आपका प्राइस? तो अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि जैसे सरसों, अगर अभी तक जो भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं सरसों का, जो सरसों लेते हैं आम किसान जो यहाँ पे अयोध्या में जो हथीकों जहाँ पे ये फैक्ट्री लगी है उसके आसपास से ही ले रहे हैं, तो कई बार सरसों के प्राइसिंग में भी फ्लक्चुएशन आता है। 60 रुपये से लेके 65 रुपये। प्राइसिंग इनपुट फिक्स है। हाँ, तो उस केस में जो आउटपुट आएगा, मतलब जो सरसों 1 लीटर जो सरसों का तेल बनेगा हमको हाथ, मतलब एंड रिजल्ट जो आएगा वो लगभग 317 रुपये से लेके 345 रुपये के आसपास तक 1 लीटर की कॉस्टिंग आती है। और हम लोगों की कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आती है, उसका कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो हम लोग प्रोसेस, क्योंकि ये प्योरिटी जो आ रही है ऑयल में, एक कारण तो कच्ची घानी का है, वो अमूमन अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। लेकिन जो हाई लेवल या रेयर प्योरिटी आ रही है, जो कि मतलब इतनी 8 ऐसे 0.4 के ऊपर, उसका कारण ऑलरेडी मैं कुछ जो PhD उन्होंने किया है, कुछ लोगों ने जो ऑयल में ही PhD किया, उन्हीं से डिस्कशन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 स्टेजेस में इसकी प्री प्रोसेसिंग होती है।
सरसों के बीज की। तो सरसों का बीज भले ही साफ़ आता है, बोरियों में आता है, तो बट उस बोरियों से निकाल के दोबारा उसे ओसाया जाता है, या इंग्लिश में डीहाउलिंग बोलते हैं। उसके बाद उसे सीविंग किया जाता है ताकि जो जो कंकड़ पत्थर या कोई भी चीज़ बाई चांस बच गई हो, पूरी बोरी में 2 या 4 भी बच गए, वो भी निकाली जा सके। फिर जो सरसों बची है फिर उसे फिर से छाना जाता है या चाला जाता है, जिसको बोलते हैं अवधि में, और इंग्लिश में सीव करते हैं। तो सीविंग के बाद जो महीन दाने हुए उनको निकाल दिया जाता है। उनको हम लोग पेरने में नहीं यूज़ करते। जो मोटे दाने बचे हैं, और उनको अब मोटे दानों को फिर धुलाई होती है, क्योंकि सीड के ऊपर एक डस्ट की कोटिंग हमेशा आपको मिलेगी। कभी भी खेत से सरसों लाइए, सूखी सरसों, आप उसे पानी में डालिए, 2 या 3 मिनट के बाद आपको पानी मटमैला दिखेगा, आँखों से नहीं दिखेगा, बट वो फिर धुलने के वक्त क्या होता है कि जो कुछ दाने मोटे हैं लेकिन उनके अंदर दाना नहीं है, ड्यू टू सम रीज़न वो ख़राब हो गए हैं, वो ऊपर तैरते हैं, और सीड जो हेल्दी सीड है वो बैठ गए हैं, तो वो भी छट गए वहाँ से। अब जो धुली हुई सरसों है उसको फिर से धूप में फैलाया जाता है। फिर धूप में ऑप्टिमल टेम्परेचर पे सुखाने के बाद फिर उसको स्टोर करते हैं, और स्टोर करने से पहले फिर उससे चलाई होती है, तो ताकि जो कुछ मतलब जो सीड्स थे अंदर से खोखले हैं, पानी उनमें भर गया तो बैठ गए थे गलती से, अब वो सूखने की वजह से श्रिंक हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, वो भी छन गए। तो हमारे पास अब जो बचा है बीज, मतलब छठी प्रोसेस के बाद, वो मोटे दाने हैं जिसमें अच्छी खासी वेट रेशियो की अगर बात करें तो आपने जो इनपुट लिया था और ये प्रोसेस करने के बाद वो कितना बचता? 2/3 ही बचता है हम लोगों के पास, 1/3 लगभग। यूजुअली जो कंपनीज हैं वो पूरा ही यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए बाकी हम लोग मास प्रोडक्शन में नहीं है, हम लोग मतलब बहुतायत में ये चीज़ नहीं करेंगे। ये बहुत सेलेक्टिव तेल है, और सेलेक्टिव क्वालिटी प्रिपेयर करना आप समझ सकते हैं। रेयर क्वालिटी बनाना है तो आप मास प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा इसका। तो अब मैं इसका जस्ट लास्ट एंड पार्ट बता देता हूँ। फिर उसके बाद इसको हम लोग इसका मॉइस्चर चेक करते हैं मॉइस्चर मीटर से, कि सीड में कितना मॉइस्चर बचा है। 6% के आसपास इसका मॉइस्चर जब रहता है तभी इसको स्टोरिंग के लिए रख दिया जाता है। अब जब भी चाहिए होता है तो फिर दोबारा से अब SOP चालू होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं। तो सरसों लिया, तो जो आदमी पेरने जा रहा है तो उसका पहले मॉइस्चर चेक करेगा कि ऑप्टिमल मॉइस्चर अभी कितना बचा है। उसके बाद फिर इसमें स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर किया जाता है, पानी के छिड़काव किया जाता है। पानी के छिड़काव से क्या होता है कि जो बीज है उसके छिलके जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और पानी जो है वो तेल को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि पानी और तेल एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। एक्सपेल्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, और ऊपर की जो स्किन है सॉफ्ट हो जाती है, तो आराम से तेल निकल पाए और ज़्यादा तेल आ पाए। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें पानी सीड के मतलब सरसों के बीज पे लगाया जाता है, वो सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है ताकि ऊपर की जो चमड़ी है, खाल जिसको बोलते हैं, वो सॉफ्ट हो पाए। ओके। अब अगर मार्केट की बात की जाए, हाँ, इंडिया में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, और जो आप के हिसाब से अगर इसकी आपने एनालिसिस भी की होगी, तो जिस प्योरिटी का आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, और कंसिडरिंग द इंडियन कस्टमर विच इज मोस्टली रेट ड्रिवन, तो उसमें आपको इंडिया में इस प्रोडक्ट की डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की और आपके कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की ये मार्केट आपको कैसी दिख रही है? कितना पोटेंशियल दिख रहा है आपको इस मार्केट में? इसका देखिए, अगर अब इसको देखने के कई लेंसेज हो सकते हैं। अगर मैं, क्योंकि हम लोगों को पहले से पता है ये प्रोडक्ट आम जनता या अधिकतर जनता को पहले उनको जागरूक करना होगा, तभी उनको ये समझ में आएगा कि हम क्यों लें। पहली बात, जब प्रोसेसिंग पॉइंट में ही इतनी कॉस्टली हो जाता है ये, या इतना कॉस्ट आ जाता है, तो अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए इसका टारगेट जो है मास प्रीमियम भी नहीं है, इसका टारगेट है प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट। और उस लेवल के कैटेगरी के लोग या कंज्यूमर्स को ये समझाना, या कस्टमर्स को समझाना। कौन से कस्टमर हुए जैसे आपने प्रीमियम? लगभग जिनका, अगर मैं मतलब अर्बन टर्म्स में लूँ, जिनकी मंथली सैलरी 1.5 लाख या 2 लाख के ऊपर है, या 5 लाख के ऊपर है। और मतलब ये प्रोडक्ट यू आर सेइंग कि वो अपने घर पे इस तेल को यूज कर सकते हैं। हाँ। और ये जो प्रोडक्ट डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं, हाँ, या डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स नहीं है, इसमें अलग अलग कैटेगरी है, मैं वो बता देता हूँ। ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ वही लोग इस तेल को खरीद सकते हैं कि जो इतना पैसा कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे अभी तो आप इसको बना रहे हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन जब इसको मास स्केल पे लाया जाएगा और इंडियन कस्टमर, क्योंकि अगर प्रोडक्ट प्योर है
तो क्या मेथड है कि इसकी हम कॉस्टिंग को श्रिंक करके और एक, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ग्राउंड लेवल पे, लेकिन एक मिडिल क्लास और नॉर्मल क्लास के लिए भी इस प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी बनाई जा सके, क्योंकि वो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, द क्वालिटी एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, वो रेट भी एक बहुत मेजर फैक्टर रहता है। हाँ, लेकिन असलियत में देखिए, अगर आप एक मोटा हिसाब लेके चलें, जो कि हमारे कुछ यूपी में गोंडा से एक मिनिस्टर है, उन्होंने भी स्टेज पे एक्चुअली ये सब बोली है, तो बोला कि ये संभव कैसे है कि 150-200 रुपए में तेल बेच रहा है कोई। तो सच्चाई यही है। आपको अगर देखना है, कोई बहुत सारे आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूँगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे आपको 200 रुपये में भी सरसों का तेल मिलता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अपना चार्ज करते हैं, इवन डिलीवरी जो कॉस्ट है, होम डिलीवरी जो कॉस्ट है, वही 65 से 70, 75 या 80-90 रुपये तक आता है। तो आप सोच के देखिए कि जो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होनी चाहिए तेल की, सरसों की तेल की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, काली सरसों की, वो 100 रुपये से कम आएगी, तभी वाइबल होगा, तभी, क्योंकि आपको पैकेजिंग भी करनी है, सारी चीज़ें हैं। अब सरसों का इनहेरेंटली जो तेल है बीज में, वो 32 से 36% के आसपास है। तो आपको लगभग 3 से 3.25 या 3.5 kg सरसों चाहिए होगी 1 लीटर तेल निकालने के लिए। अच्छी सरसों साफ़ करने के बाद, जैसे हम लोग अगर सरसों जो साफ़ कर रहे हैं, तो 1/3 तो रेट वैसे ही बढ़ गया, क्योंकि आधा लीटर मार्केट में हमें रेट मिल रहा है। हाँ, अगर सही प्रोसेस फॉलो किए जाए, 0.4 पे भी नहीं, 0.2 पे भी गए, तब भी हमको वो 1/3 प्राइस और ज्यादा होना चाहिए, और बढ़ गया। फिर जो एक्सट्रैक्शन रेशियो है वो 18 से 24% या ज़्यादा कोई गया तो 27% तक, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। ओके। तो इसलिए इसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू कम करना, मतलब ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है, कोई और टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी या कोई और टेक्निक से किया जा सके, लेकिन हाँ, कच्ची घानी चला के ये बहुत कम है। तो जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि कच्ची घानी का प्योर ऑयल 400 के नीचे रिटेल में, मतलब ये रेयर है। मतलब आज के टाइम पे मार्केट में क्या रेट चल रहा है कच्ची घानी जैसे बोल के बेचा? सर, जितना भी सरसों का तेल के बॉटल देखेंगे, हर कोई कच्ची घानी लिखता है। हाँ, तो असलियत में मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि पता नहीं है लोगों को, उनको भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा देश जो है ऑयल, एडिबल ऑयल डेफिसिट है, तो इसलिए हमको तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो अगर ये ऐसी कमोडिटी हैं जो रोज़ यूज़ होती हैं, इस पर ज़्यादा कुछ लगाम आई तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और चीज़ें बढ़ जाएंगी। मतलब वो मिक्स होके साफ हो रहा है। ब्लेंडिंग हो, क्या रेट है रेगुलर एक प्राइस मार्केट में जो अभी चल रहा है? जैसे आपने बताया कि 400 450 से नीचे नहीं हो सकता, हाँ, वाइबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में क्या रेट? मार्केट में 250 में भी अवेलेबल है। कुछ लोग हैं कि 200 से शुरू करते हैं। इसकी क्या क्या ड्रॉबैक है? तो मार्केट में सरसों का तेल बिक रहा है जो 250 रुपये में, आप बता रहे हैं 300 रुपये में। देखिए, एक सबसे बड़ी विडंबना अपने देश की ये है कि असलियत में अगर एडल्ट्रेशन देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कर रहा है एडल्ट्रेशन, कौन नहीं कर रहा है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना ठीक भी नहीं रहता, और मैं उतना अभी तक काबिल नहीं हुआ, या तो फिर मेरे पास अथॉरिटी हो, लेकिन थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी को हटा दिया जाए तब मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब अफोर्डेबिलिटी आ जाती है तो फिर काफ़ी चीज़ें मतलब एथिकल लगने लग जाती हैं, जो कि अनएथिकल है, कि जैसे ब्लेंडिंग अनएथिकल है, तो लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी देखें तो एथिकल हो जाती है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी हटा दें तो, और तब हमको पता चलेगा कि ब्लैक मस्टर्ड ऑयल का बिना ब्लेंडिंग के आप 200 रुपये में ई कॉमर्स पे नहीं बेच पाओगे शायद, जितनी मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। तो नो हार्ड आंसर्स टू दैट। और बहुत सारे जो अच्छे ब्रांड्स हैं उसमें कई सारे हैं जिनका मस्टर्ड ऑयल आप देखने जाएंगे या ख़रीदने जाएंगे जो रियली में प्रीमियम, या जिसको हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बोलते हैं, कि जिसमें ज़्यादा किसी का हाथ नहीं लगा है और साफ़ सुथरे तरीके से किया जाता है। हाइजीन फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्ट्रा हाइजीन कंडीशंस में कर रहे हैं, हालांकि अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज़ है, और ये सारी चीज़ें जब ये पूरी फैक्ट्री बन जाएगी और ये फैक्ट्री एक्सपोर्ट रेडी के लिए BRC सर्टिफाइड रहेगी कि ये अल्ट्रा हाइजीनिक कंडीशंस में सारी चीज़ प्रोड्यूस होंगी, तो वो कॉस्ट भी तेल के कॉस्ट में ऐड होती है, क्योंकि जो आपने हाइजीन मेंटेन किया है। और बहुत सारे ऑयल कंपनीज़ हैं जिनका मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर का प्राइस मतलब 1500 से 2000 के ऊपर भी है,
लेकिन अब उनको वही लोग खरीदते हैं जिनको पता है कि हाँ हमको ब्लाइंड फेथ चाहिए, एक आंख बंद करें कि हाँ इन्होंने कुछ नहीं गड़बड़ किया होगा, तो वो प्रीमियम देते हैं उस चीज़ के लिए। चलिए हमने लोएस्ट कॉस्ट की बात कर ली। हाँ। जो आपने बताया कि 400, 350, 400 से नीचे इसकी नहीं जा सकती कॉस्ट पर लीटर, प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं जा सकती अच्छे प्रोडक्ट की। हाँ। जो 0.4 के ऊपर का हो जी। अभी आपने कहा कि 1200 रुपए में भी बेचती है। हाँ। तो हाईएस्ट कॉस्ट कितनी जा सकती है प्योरिटी लेवल? आपके ऊपर है। देखिए आप मार्केट में कैसे पोजीशनिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ, तो चश्मे, जैसे ये चश्मा है, ये सिर्फ मात्र 3 ग्राम का चश्मा है, ये सेलेउट का है, ये ऑस्ट्रिया से आता है और इसकी कॉस्टिंग आती है 30,000 के ऊपर का, लेंस अलग है। तो अब लोगों पे लगता है कि उनको कंफर्ट चाहिए तो वो सिलोट पहन रहे हैं, और हमारे जो काफ़ी सबसे प्रचलित नेता हैं उनके फ्रेम के कलेक्शंस में तो शायद एक ये ब्रांड भी है। और इसमें इतना हल्का होने की वजह से, जैसे मुझे चाहिए कि मुझे पता ना चले कि मैंने चश्मा पहना है और लगातार मैं पहने रहूं, तो इसीलिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये है। तो ऑयल में भी अगर बहुत हेल्थ कॉन्शियस कोई है, पूरी फैमिली या माएँ हैं या बूढ़े लोग हैं, तो उनको चाहिए कि तेल, सबसे ज़्यादा हम डेली तेल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उससे होने वाली जो नुकसान है वो कम हो, तो उस वजह से भी आदमी हाई क्वालिटी या हाई प्योरिटी में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बेसिक 4 चीज़ें होती हैं। हाँ। एक व्यक्ति को इंडस्ट्री लगाने से पहले, लैंड, मशीनरी, कैपिटल एंड लाइसेंसेस जी। ये 4 चीज़ों की अगर हम बात करें, लैंड की, मशीनरी की, कैपिटल, अगर उस किसी को स्टार्ट करना है जिसपे उसका प्रोजेक्ट वायबल हो सके, प्रॉफिट, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 स्क्वायर फीट मान के चलें, या 1000 स्क्वायर फीट में आप 2 से 3 मशीन 20 kg इनपुट की आप लगा सकते हैं। और इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी एक, अगर आप 2 बैच चलाते हैं, 2 से 4 बैच अगर चलाते हैं, तो आपको एक मशीन से लगभग 25 से 30 लीटर आउटपुट निकल सकता है पर डे। अच्छा, मतलब आप बता रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में हमने प्लांट लगाया, हाँ। उसकी कैपेसिटी होगी 25 से 30 लीटर पर डे एक मशीन की। 3 मशीन लगाइए, 4 मशीन लगाइए, वो आपको फिर नहीं, वैल्यू वाइज में मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए 3 मशीन से आपका मैं पकड़ के चल रहा हूँ 75 लीटर आ रहा है, हाँ। और सेलिंग वैल्यू इसकी अगर 400 रुपए भी पकड़ ले रहे हैं, हाँ। बिना ब्रांडिंग, बिना किसी चीज को करके, बिना ब्रांडिंग, और उसके 4-4.5 के आसपास, तो मतलब 30,000 का, हाँ, पर डे का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, रेवेन्यू इसमें जनरेट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि ये उतना ऑपरेशनल इजी नहीं है जितना कोल्हू होता है। कोल्हू के मतलब जो नॉर्मल कोल्हू है, उसके बगल में आदमी खड़ा होकर सरसों डाल सकता है, आप वहाँ पे खड़े होकर अपना तेल देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंट फैक्ट्री बनाने की कोशिश में, कि ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कोई भी आके देख सकता है, और हर किसी के लिए अलाउड है, प्रोवाइडेड कि आपको जो बेसिक हाइजीन ये सब मेंटेन करनी है। तो ये मतलब नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप क्यों, ये इतना टफ है, आप 2 से 5 मिनट उस जगह खड़े नहीं हो सकते उस कमरे में जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि अलाइल आइसोथियोसाइनेट इतना पंजेंट होता है जो मतलब आपको 1.5 मिनट के अंदर रुला देगा, बिना आप वहाँ पे कुछ किए, केवल खड़े हैं तब। तो अब आप सोचिए जो आदमी उसको ऑपरेट करता है, क्योंकि ऑपरेशनल चैलेंज बहुत है, तो इसीलिए कॉस्टिंग, हर चीज़ कॉस्टिंग में ऐड होती है। हम लोग क्या करते हैं, मशीन चलाने के बाद ट्रेंड ऑपरेटर्स हैं, उनको बोलते हैं भाई आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, और बीच में आके देखते रहिए। तो एग्जॉस्ट लगाने के बाद भी ये कंडीशन। लैंड का आपने बताया 1000 स्क्वायर फीट, मशीन का मैं बता देता हूँ। मशीन लगभग डिपेंड करता है, मतलब 20 kg इनपुट की मशीन का मैं बोलता हूँ पर बैच कैपेसिटी के लिए। उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी आपको 2.5 लाख से लेके 5-6 लाख के बीच में। वो आप कैसी मशीन चूज़ कर रहे हैं, जैसे रोटरी चूज़ कर रहे हैं कि ओपन है या फिर पूरा क्लोज है, पूरा लकड़ी का चैम्बर है, तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट को ऐड। कम मेंटेनेंस वाला सॉल्यूशन कितने रोटरी ये आपको 2.25 लाख से लेके 3.5 लाख के बीच में पड़ती है एक मशीन। ओके। 15 से 20 kg इनपुट के लिए। कैपिटल कितना चाहिए रहेगा? ओवरऑल कैपिटल आपको लगभग ज़मीन मशीन हटा के आपको 15 से 20 लाख, जिसमें आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो, क्योंकि रॉ मटेरियल आप ये सीजनल सीड्स हैं, आपको प्रॉपर्ली उसको रखना होगा, प्रॉपर्ली वॉश करने के बाद आपको फैला सुखाना होगा, फिर आपको लेबर चाहिए होगा, और
पहली बात रॉ मटेरियल आपको रखना है, फिर उसके बाद उसको प्री प्रोसेसिंग करने के बाद फिर आपको स्टोरेज करके रखना है। और अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों की फैक्ट्री में कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा है, कोई नो मैकेनिकल फ़िल्टर। हम लोग सेडिमेंटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण से जो पार्टिकल्स होते हैं बैठ जाते हैं, तो जैसे तेल की पेराई होने के बाद 5 से 7 दिन के लिए तेल छोड़ दिया जाता है SS 3.4 ग्रेड के टैंकर्स में। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे कण होते हैं बैठ जाते हैं, सिर्फ ऊपर की ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये मान के चलिए 8 से 12% जो तेल और काट के साथ वो भी वेस्टेज में जाता है, तो वो भी एडिशनल कॉस्ट होती है एक्चुअली। ओके, तो मतलब आपने बताया ज़मीन हटा के करीब 8-9 लाख की मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद 15 से 20 लाख रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट। हाँ, 15 से 20 ना भी रहे तो मतलब 4 से 5 लाख तो लगता ही है। लगेगा। फिर आपका ऑपरेशनल कॉस्ट पड़ता है, बिजली का खर्चा, मैन पावर का। मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? मैन पावर की पर मशीन के लिए मतलब 2 मशीन के लिए एक आदमी कर सकता है, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। हमेशा हम लोग सजेस्ट करते हैं या रेकमेंड करते हैं 2 मशीन, मतलब अगर 5 मशीन है आपके पास या 6 मशीन है तो आइडियली आप 3 आदमी रख के काम कर सकते हो, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन 4 रखिए, क्योंकि किसी दिन कोई नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है उसको अचानक 5-6 लोगों में मैक्सिमम हो जाता यूनिट चल सकती है। हाँ, फिर आपका पैकेजिंग है, बॉटलिंग है, और जितना प्रीमियम प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी पैकेजिंग उतनी ही प्रीमियम रखनी ज़रूरी है। और किसी को भी पैकेजिंग के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेनी हो किसी भी फील्ड का, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, तो अपने देश में कई सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। उस चेन का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो कि बॉम्बे से शुरू हुआ था, दिल्ली में है। अभी मैं 1 महीने की ट्रेनिंग लिया हूँ बैंगलोर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से, और ताहिर सर हैं जो डायरेक्टर हैं दिल्ली में, मैं पर्सनली उनसे भी मिल के आया। तो पैकेजिंग पे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनना, इसको प्रमोट करना, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पैकेजिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जा रहा है। पैकेजिंग, और मैं जो रेफ़र कर रहा हूँ वो ये नहीं है कि जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उस पैकेजिंग की वजह से आपकी गुणवत्ता पे क्या असर पड़ रहा है, क्वालिटी कैसे डिग्रेड कर रहा है पैकेजिंग। जैसे हमारा फ्रीज राइड प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं। स्ट्रॉबेरी की इनहेरेंट सेल्फ लाइफ 5 से 25 साल, जैसे मैंने बताई आइडियल कंडीशंस में। पैकेजिंग उसको 6 महीने बना देता है, क्योंकि हम लोगों ने पेट जार्स यूज़ किए। तो पेट जार आइडियल नहीं है, एवरेज मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज़ रखता है। दिखने में, आम लोगों के नज़र में दिखने में लगेगा कि हाँ अरे इसमें तो मॉइस्चर थोड़ी नहीं जाएगा, लेकिन वो एवरेज है, 3 से 4 महीने के अंदर मॉइस्चर चला जाता है। कॉस्टिंग कम कर सकते थे इसको प्लास्टिक बॉटल में करके जी, लेकिन और पैकेजिंग के और ट्रांसपोर्टेशन के मद्देनजर भी प्लास्टिक बॉटल ही सस्ता है, लेकिन आप इसको जो है कांच की बोतल में ही कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे कारण क्या है कि कांच एक सबसे न्यूट्रल मीडियम माना जाता है फूड ग्रेड मटेरियल्स में। बाकी क्योंकि कांच थोड़ा फ्रेजाइल होता है, गिरने पे टूट जाता है या उसके अपने चैलेंजेस है। सबसे बड़ी चीज़ है इसका वेट होता है, वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये आधी लीटर की बोतल है, आप इसे वेइंग मशीन पे रखेंगे तो 910 या 935 ग्राम आएगा, तो लगभग डबल कर दे रहा है इसका वेट। बट बेनिफिट ये है कि ये आपके फूड मटेरियल से इंटरेक्ट नहीं करता है, न्यूट्रल रहता है। पहला सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और इसमें जो शेल्फ लाइफ है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्योर प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कम होगी। तो इसकी शेल्फ लाइफ 9 महीने के आसपास की है, जबकि नॉर्मल मार्केट में बिकने वाला जो तेल है उसकी शेल्फ कांच में रखते हैं तब 9 महीने की है। हाँ, और अगर इसे हम पेट में भी रखेंगे तो भी ऑलमोस्ट 9 महीने या उससे कम भी आती है। लेकिन पेट का चैलेंज अलग है कि अगर वो माइन्यूट लेवल पे भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो परमिसेबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो अलाउड है, इतना चल जाएगा, इसलिए उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मतलब आपको प्योरेस्ट चाहिए तो आप हमेशा कांच के बर्तनों में ही तेल या इन चीज़ों को स्टोर करते हैं। दूसरा, तेल का सबसे बड़ा दुश्मन रोशनी होती है। ये आम आदमी इसको बहुत नेगलेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने तेल की बॉटल्स को, कोई भी तेल की बॉटल्स को आप जितना डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रख पाएँ, उतना ही उसकी प्योरिटी और शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है। ओके, तो इसीलिए आपने स्टिकर्स जो है काफ़ी बड़ा डार्क रखा है। हाँ, डार्क रखा है ताकि अभी पेनिट्रेट ना करे। और जो भी आपको स्टिकर दिख रहे हैं, ये तो इनिशियल फेज के स्टिकर्स हैं। फ्यूचर में जाके श्रिंक स्लीव आएंगे, ये पूरा पोर्शन कवर्ड रहेगा, सिर्फ ये एजेस पे ओपनिंग रहेगी ताकि आपको दिखे बॉटल में ऑयल कितना है।
और पैकेजिंग, और इस एक चीज़ और भी थी कि इसमें हम लोगों ने 1 लीटर का नहीं किया। वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग जोश में आके या कुछ ना समझी में 1 लीटर की भी बॉटल बना रहे हैं। तो आदमी और फीमेल्स की कलाई में थोड़ा सा अंतर होता है, बायोलॉजिकल अंतर है। तो वेट 1 लीटर तो आपका ऑयल हो गया, लगभग 910 ग्राम के आसपास वजन हो गया, प्लस बॉटल का वजन हो गया, तो 1.5 या 2 लीटर चीज़ आप एक हाथ की कलाई से बार बार ऑपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने ये जुडिशियसली चूज़ किया कि बॉटल का साइज़ जो कि रिटेल के लिए है वो आधे लीटर में ही रहेगा। अब आते हैं लाइसेंसेस पे जी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट से अगर ये इंडस्ट्री किसी को शुरू करनी है किस किस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें कितना टाइम लगता है? देखिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आपको डिसाइड करना है ये करने से पहले, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में रहना चाहते हैं या ट्रेडिंग में रहना चाहते हैं, होलसेल में जाना चाहते हैं, रिटेल में, तो सबके अलग अलग प्रोसीजर हैं। मैं मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको सबसे पहले जब भी कोई भी फूड प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो FSSAI का लाइसेंस आपको चाहिए होगा, जिसको हम लोग FSSAI बोलते हैं नॉर्मली, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है जो लाइसेंस भी देता है और रेगुलेशन भी करता है, रेगुलेट भी करता है। तो इसमें 3 तरीके के लाइसेंसेस होते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन, सॉरी लाइसेंस 2 तरीके के होते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन 3 तरीके के मिलते हैं। एक रजिस्ट्रेशन है, दूसरा है स्टेट लाइसेंस, तीसरा है सेंट्रल लाइसेंस। अभी हाल ही में इसी 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होने जा रही है, जो इनका जो रूल था कि किसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, किसको स्टेट लेना चाहिए, लाइसेंस लेना चाहिए, किसको सेंट्रल लाइसेंस लेना चाहिए, उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। और इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि बहुत मतलब ये हर्ष और खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना जागरूक हो रही है और कितना प्रमोट कर रही है SMS को और लोगों को कि अपना रोजगार खुद पैदा करें। क्या चेंज हुआ है पहले स्टेट और सेंट्रल के लाइसेंस में क्या डिफरेंस? हाँ, ये पहले मैं ये बता देता हूँ चेंज क्या हुआ है, फिर एक एक करके बता देता हूँ। पहला चेंज ये हुआ कि पहले रजिस्ट्रेशन के लिए ये था कि आपका एनुअल टर्नओवर 12 से 12.5 लाख, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लगभग 12-12.5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ छोटे उद्यमी हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारा इतना नहीं होगा, या शुरुआत में आप पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, MVP में हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, आप टेस्ट करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो आप रजिस्ट्रेशन लीजिए, लोकली आप सेल कीजिए, सप्लाई कीजिए, अपना फीडबैक लीजिए। आपको जब पुख्ता या आपको आत्मविश्वास पूरा आ जाए कि हाँ ये अब हो सकता है, तब आप लाइसेंसिंग के लिए जाइए। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर देता हूँ। स्टेट लाइसेंस का मतलब होता है कि आप स्टेट भर में कहीं भी बेच सकते हैं। अदर स्टेट्स में बेचने के लिए फिर आपको सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होता है। प्लस दूसरी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपका टर्नओवर कितना है। तो अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है कि, लेकिन ये शायद 3.5 या 5 करोड़ के आसपास का टर्नओवर से नीचे है अब तो स्टेट लाइसेंस पे काम चल जाएगा, और सेंट्रल लाइसेंस शायद 50 करोड़ के ऊपर ऐसा कुछ है। तो आप क्योंकि ये जल्द अभी रिसेंटली कुछ दिन हाल ही के दिनों में ये चीज़ पब्लिश हुई है, तो जैसे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस चीज़ में, जो सुन रहे हैं, जिनको लगाना है अगर यूनिट, तो इस चीज़ तो रहेगी, हाँ ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी? एक चीज़, अब जैसे पहले मैं ऑयल का बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिहाइड्रेशन वाले पे आते हैं। ऑयल में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका बीज है उसमें कहीं मॉइस्चर तो नहीं आ रहा है, बीच बीच में चेक करना है। बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर एक सीड में भी मॉइस्चर आ गया तो फंगस कहाँ तक डेवलप। आम आदमी क्या करता है, या जो तेल की दुकानों पे कई बार होता है कि जितनी पोर्शन में फंगस दिखी उसने उठा के फेंक दिया, पूरी बोरी या पूरा लॉट नहीं फेंकता है। बट लेकिन जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट में जाते हैं और आपका कभी ये प्रॉब्लम आता है, आपको लॉट रिजेक्ट करना होता है, नहीं तो वो ट्रेसेस मिलेंगे और आपको कितनी सज़ा हो सकती है, कितना बड़ा जुर्माना हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियली इंडिया में थोड़ा सा लीनियंट है, लेकिन आप मान के चलिए आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होने जा रही है। फूड काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी रिस्की बिजनेस भी होता है, तो इसलिए नहीं कि कोई डर जाए इससे, इसलिए कि थोड़ा सा सतर्क होकर काम करें।
तो ये जो आपने बताया अगर बी आ जाता है तो हेल्थ पे क्या इसका? हाँ, क्योंकि वो मोल्ड्स हैं, बैक्टीरिया है, तो वो आपके ड्यूरिंग कुकिंग क्या वो नहीं वो होंगे जब से आप? नहीं, उसका तो मैं मतलब ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं दे सकता हूँ। इस देखिए होता क्या है कि कई बार आप एग्जैक्टली कुकिंग में कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा उसका रेसिड्यूअल खत्म हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ, हमको नहीं पता। तो इसीलिए जब भी हमारे इंडिया से बहुत सारी चीज़ें, अभी आपने जल्दी रिसेंट में न्यूज़ सुनेगी, बहुत बड़ी ब्रांड के मसाले के पूरा लॉट रिजेक्ट हुआ है। तो उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह के कंटेंट ज़्यादा थे। कई बार होता है जैसे जो फार्म प्रोड्यूस जाते हैं, जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें फंगस लगा। ऐसा नहीं कि जब फंगस लगता है तो अंदर से क्या क्या चीज़ ख़राब कर देता है, उसके केमिकल कंपोजिशन को भी चेंज कर सकता है। चैलेंजेस ये भी है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए मोल्ड्स। और इसीलिए आदमी बोलता है कि हाँ, आप उसे कुक करके उसको मार सकते हो, लेकिन उसका रेसिड्यू तब भी है। ओके। तो ये तो आपने इसका बताया कोल्ड प्रेस ऑयल का। हाँ, अब दूसरा मतलब एक और चैलेंजेस और भी आते हैं कि जैसे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपने हायर किए हैं, कल वो बीमार हो गए। और रूरल सेक्टर पे लगाने पे एक और चीज़ है कि आए दिन कभी कहीं से न्योता आता है जो बीमार एज इन जो ये प्रोसेस है इसमें बीमार हो, जो पन्ने स्मेल आप नहीं उसकी वजह से नहीं, नॉर्मल बीमार हो गए। ओके। कि किसी को सर्दी हो गई, तो सर्दी जुकाम, तो कई बार आदमी बताता नहीं है कि हाँ मुझे सर्दी हुई है, तो काम करते अगर छींक दिया तो फिर दिक्कत आएगी, या उसे स्नीजिंग आ गई, खांसी आ रही। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि फूड इंडस्ट्री में अगर प्रॉपरली करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ का हर साल मेडिकल चेकअप होना मैंडेटरी है। क्योंकि और दूसरी बात, अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है और वो अगर ठीक हो गए हैं, तो ठीक होने के बाद 48 घंटे के बाद ही वो काम पे आ सकते हैं। वो ठीक हो गए और मतलब नॉर्मली डॉक्टर से गवर्नमेंट नॉर्म जो आपका हाँ, ये सेफ्टी नॉर्म, फूड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। नहीं, ये नॉर्म भी है। ओके। क्योंकि जब कई बार होता है ना, सडन रेड्स होती हैं या इंस्पेक्शंस होते हैं, तो इसमें ये चीज़ निकल के आती हैं। हालांकि ये ड्यूरेशन और नंबर्स आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसमें नहीं है। ये सारी चीज़ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के उनके क्लॉजेस और उनके डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो इसलिए नेगलेक्ट ना रहिए। और जैसे बाल का गिरना, किसी के सब इसमें तेल में गिर जाना, कई बार आपके एनवायरनमेंट में, क्योंकि फूड इंडस्ट्री है तो आपको हमेशा ये मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक मशीन रखते हैं कि जिसमें इंसेक्ट्स और ये कीट पतंगे वहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जा सकें। क्योंकि आपने तेल बहुत अच्छे से निकाला, अभी मैं सिर्फ तेल का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल है डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का, अच्छे से स्टोर किया, लेकिन आपको पैकेजिंग करते करते अगर उसमें कहीं उड़ के कोई चीज़ आ गई, पैकेज हो गया, तो कई बार आप अब मुझे तो नहीं पता, ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, मान के चलिए हमने पैकेज करके आपको एक बॉटल दी, उसमें आपको मच्छर दिख गया अचानक। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डेफिनेटली इट रेजेस अ क्वेश्चन या फिंगर से आईब्रो ऑन माय हाइजीनिक कंडीशंस, लेकिन कई बार ये अनअवॉइडेबल भी होता है। लेकिन इसे उस लेवल अनअवॉइडेबल ना हो, इसलिए आपको एनवायरनमेंट सेफ्टी, एनवायरनमेंट में आपका रॉडेंट्स ना रहें, इंसेक्ट्स ना रहें, रेप्टाइल्स ना आए, क्रीपर्स ना रहें, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो फूड सिर्फ फूड को साफ रखना नहीं है, उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी साफ रहना चाहिए। इसको आप कैसे इंश्योर करते हैं? मतलब ये इसके लिए मुझे तो जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम जो आपने खर्चे बताए, ये भी एक बहुत मेजर कॉस्ट हो जाए जी। 100%। तो आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, नॉर्मली वो अलग होता है। इंटरनली आपका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ लेयर्स ऑफ ये होता है, मतलब इनवर्ड जब कोई आता है, जैसे फैक्ट्री के अंदर घुसता है, तो मतलब वो मल्टी लेयर से होके जब गुजरे, या डबल डोर सिस्टम करते हैं, डबल ट्रैप सिस्टम करते हैं, तो उसमें आदमी आया, उसे डिसइंफेक्टेंट हुआ तो अंदर आ रहा है। और आसपास में आपके झाड़ियाँ या जो घास फूस है वो कम से कम रहें, ताकि मक्खी मच्छर, और आपको चूज़ भी ऐसी जगह लोकेलिटी में करना है। ऐसा ना हो कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में लगाएं या किसी भी जगह लगाएं, उस कोने पे लगाएं इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे कूड़ा ज़्यादा फेंका जाता होता है। कंटामिनेशन आपका हाई हो गया, कंटामिनेशन बैक्टीरियल लोड हाई हो गया एनवायरनमेंट में, और आपके मक्खी मच्छर की समस्या हमेशा बनी रहेगी। और बरसात में बहुत
इनका प्रकोप रहता है। तो आपको सारी चीज़ें और जितनी साफ रख सकें अपने प्रेमिसेस को, वो की चैलेंज है। लेकिन हम जैसे मान लीजिए अगर लैंड है नहीं मिला और उसको खुद के लिए अगर ये सब इंतजाम करना है, हाँ। तो व्हाट ही नीड टू, मतलब कोई मशीन इक्विपमेंट ऐसा है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको ये इंस्टॉल करके ये सब चीज़ों को इंश्योर कर हाँ, सकते हैं? आपका जो इनर एनवायरनमेंट के लिए जो इनर जिसे पफ पैनल बोलते हैं, तो पफ पैनलिंग भी की जाती है। कई बार आपके कंक्रीट के वॉल्स रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, प्लस दरवाजे पे जो इंसेक्ट ट्रैप्स लगाए जाते हैं, कोशिश ये करनी होती है कि 5 फीट के हाइट के आसपास उसको लगाया जाए, दरवाजे के सामने नहीं। मतलब कुछ ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। जैसे आपने दरवाज़ा या जो भी ओपनिंग है उसके सामने लगा दिया, तो जो बाहर के इंसेक्ट हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इनफ्लो ऑफ इंसेक्ट्स या कीट पतंगे बढ़ जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा पीछे की तरफ लगाते हैं, जो आ गए हैं वो ख़त्म हो जाएं। ओके। आप अट्रैक्ट मत कीजिए, इनवाइट मत कीजिए, कहने का मतलब ये था। तो बहुत सारे, और इन सब की, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर ये कोई भी फूड इंडस्ट्री में घुसना चाहता है तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप कुछ फसाई और इन डिपार्टमेंट्स की फास्टैग की ट्रेनिंग्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत नॉमिनल रेट्स पे कराती है, कुछ तो अवेयरनेस सेशंस क्रिएट करती है। आपको ट्रेनिंग लेके ही चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। आपको ये अवेयरनेस वहाँ से आती है, हमको ये करना है तो क्या करना है, ऐसी मेरी आसपास की कंडीशन है तो क्या है। नॉर्मली जो फैक्ट्री की ज़मीन, जो नॉर्मल ज़मीन है उससे थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, 3 या 4 फीट, ताकि रेप्टाइल्स मतलब एग्जैक्टली वैसे ना चढ़ पाएँ। तो ये सारे जो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं, ये कोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है, क्या चार्जेस रहते हैं और उसका साल में कब होते हैं ये ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंडीशंस में होती हैं। फास्टैग FOSTAC आई थिंक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग ऐसे कुछ करके है, मतलब मुझे एग्जैक्टली अभी सडनली याद नहीं है। हम लिखवा देंगे आपको। ठीक है, हाँ। तो फास्टैग की ट्रेनिंग जो सेशंस रहते हैं, तो उसकी वेबसाइट है, आप रजिस्टर कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आप देख लीजिए, आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहते हैं, बेसिक ट्रेनिंग चाहते हैं। कितने लंबे कोर्सेज होते हैं ये? एक दिन के, मतलब ये घंटों के हिसाब से होते हैं। ओके। और मोस्टली ये क्लासरूम ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। ओके। तो 3 घंटे या 6 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग। You have to go there and और हाँ, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये कुछ जैसे आपकी यूनिट मान के चलिए, फूड, जैसे हम अपने एक फैक्ट्री का एग्जांपल दें, हम लोग जब इस्टेब्लिश हो जाएं तो हम लोग इनवाइट करेंगे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को, आइए हमारे वर्कर्स को ट्रेन कीजिए। तो हम अपनी फैसिलिटी भी ऑफर कर सकते हैं कि और किसी को भी बुलाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी फैसिलिटी का नाम अपनी वेबसाइट पे डाल के रख सकती है कि इस दिन फलाना दिन या एग्जैक्ट इस डेट पे ये वेन्यू है, आप आ जाइए। प्रोवाइडेड कि हमारे प्रेमिसेस या हमारा प्रोटोकॉल्स अलाउ करता हो फॉरेनर्स को आने के लिए या आउटसाइडर्स को आने के लिए। तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में कराती हैं। तो आपको ये भी देखते रहना कि आपके आसपास कब ट्रेनिंग हो रही है। ओके। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये फास्टैग वेबसाइट जो है उस पर मिल जाएगा, मैं आपको लिंक बाद में शेयर कर दूँगा। तो ये भी एक्सप्लोरेशन से ही आया था, लेकिन इसमें इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद आपको फिर समझ में आता, जितनी चीज़ें मैंने बताई कि कितनी बारीकी से देखना होता है। हैकअप है, हजार्ड एंड क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। आप फूड सेफ्टी में जो आप लाइसेंसेस बोल रहे थे, तो ये सर्टिफिकेशन आपको मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि ये बताता है कि आपने हजार्ड को कंट्रोल किया, आपको पता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या है, वहाँ पे क्या मिटिगेट किया है। सो इट इज़ अ वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी। प्रॉपरली अगर आप हाइजीनिक तरीके से करना चाहते हैं या फिर ऑथेंटिक एथिकल करना चाहते हैं, तो आपको इन सारी ट्रेनिंग और इन सारी चीज़ों से अवगत होना ही पड़ेगा। इसमें क्या ये सेफ्टी मेजर्स ही बताए जाते हैं, या आपको अगर इंडस्ट्री लगानी है तो एक सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी भी आपको मिलती है? नहीं, ये उसके लिए भी कोई कोर्सेज या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है? हाँ, फूड रिलेटेड इंडस्ट्री अगर आपको लगानी है तो? अभी हम लोगों ने IIA के थ्रू ही कल ही एक ये था, मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी, जिसमें काफ़ी कोर्सेज का जिक्र हुआ था। हाँ, वेबिनार था, जिसमें nab.msme.gov उस वेबसाइट्स के थ्रू आप जाके देख सकते हैं। फिर
उद्योग वर्धिनी करके एक वेबसाइट है, वो शायद प्राइवेट वेबसाइट है, वो कुछ चार्ज करते हैं नॉमिनल फ़ी। तो उसमें आपको किस चीज़ पे प्रोडक्शन पे जाना है तो उनकी कुछ कोर्सेज़ मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। डिहाइड्रेशन के एक अलग ट्रेनिंग होती है पुणे में। ड्राई बॉक्स उनके ओनर हैं मिस्टर सुनील, मैं पर्सनली जानता हूँ, वो कंडक्ट कराते हैं 1-2 दिन की बेसिक ट्रेनिंग, फिर एडवांस ट्रेनिंग्स है। तो आपको क्या है कि फूड कैटेगरी में अगर आप प्रीमियम कैटेगरी के कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप प्रॉपरली प्रिपेयर होके उतरिए। ये होता है ना कि घर के पड़ोस वाली लड़ाइयाँ नहीं है कि आप सड़क पे निकले लड़ाई करने लगे। इट्स अ वॉर फील्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। द मोर यू स्वेट, नॉर्मली कही जाती है मिलिट्री में, एट पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये गलतियाँ ना करे कोई। और इग्नोरेंसी के लिए फूड इंडस्ट्री में जब जैसे रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगे कोई जगह नहीं है। एक्सपोर्ट की अगर मार्केट की बात की जाए, हाँ, तो एक्सपोर्ट में कहाँ किस किस कंट्रीज में पोटेंशियल है, और जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं या अगर प्योरिटी का हम प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज हाई प्राइस वैल्यू, तो इसको कौन कौन सी कंट्रीज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है जहाँ पे आसानी से पेनिट्रेट किया जा सकता है, और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए? ठीक है। मैं क्योंकि मुझे ही इस फील्ड में आए हुए 2 या 2.5 साल और मैं भी अभी लर्नर हूँ और मैं कंटिन्यूसली हर महीने कोई ना कोई ट्रेनिंग, और मैं अपने आप को फोर्स करता था कि सीखना, कंटिन्यूस सीखना ही पड़ेगा। अब मैं आता हूँ इसमें एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में। सो एक गुड न्यूज़ है कि एक्चुअली हमारी कंपनी सेलेक्ट हुई है अपीडा, जो कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है इंडिया में पहली बार, उसका नाम दिया है इन्होंने भारती। उसके अंतर्गत ये लोग 100 ऑल ओवर द इंडिया एग्री स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। तो हमारी ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो मैं एग्जैक्टली हर पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट्स पे तो नहीं डिस्कस करके बता पाऊँगा क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ एक, जैसे मस्टर्ड ऑयल के लिए आपको कभी भी कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट है जिस कंट्री में भेज रहे हैं उन कंट्री के अपने नॉर्म्स हैं। जैसे इंडिया में फसाई है, कहीं पे CE है, कहीं पे USDA है, क्या चेंजेस रहते हैं इन नॉर्म्स में? बहुत कई चीज़ें, जैसे देखिए आप अगर फूड सेफ्टी पे आते हैं या इनके जो फूड नॉर्म्स हैं, वो सिर्फ नॉर्म्स ये नहीं कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, पैकेज में जो पैकेजिंग करते हैं आप किन किन चीज़ों में पैकेजिंग कर सकते हैं, अलाउड है, किस टाइप के स्टिकर्स आप लगा सकते हैं, उनके फॉन्ट साइज़ क्या होंगे, और उस पे कौन कौन से लोगोज आप लगा सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में सप्लाई अगर हम करने जा रहे हैं, तो ये अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ का कोई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर या कोई हमसे खरीदने जा रहा है जी, तो क्या वो इन सारे मानकों को जो फॉलो होंगे तभी हमसे परचेज करेगा? डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से बना है। कि जैसे मान के चलिए आप इंडिया से ये ऑयल का ले लेते हैं, आप ऑयल भेज रहे हैं, मैं वहाँ पे इम्पोर्टर हूँ, तो अगर मैं आपकी पैकेजिंग की रीपैकेजिंग कर रहा हूँ या रीलेबलिंग कर रहा हूँ या वाइट लेबलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जैसा भी करके दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपका उसी फॉर्म में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कंट्री के नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं। तो जैसे न्यूट्रिशनल टेबल हो गई, फिर जैसे इंडिया में है अगर ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, आपको ग्रीन कलर का स्क्वायर बॉक्स में वो लोग, और उस आप ये इतना अंदाज़ा लगाइए कि आपका डिस्प्ले एरिया का जो साइज़ है वो निर्धारित करता है कि वो स्क्वायर बॉक्स कितना बड़ा होगा, कलर क्या होगा उसके अंदर। ये तो पैकेजिंग की बात होगी। हाँ। लेकिन क्वालिटी में जो आपके जो पैरामीटर्स हैं, हाँ, उसको भी वो निर्धारित करते हैं। बिल्कुल, कि इसमें जैसे इंडिया में फसाई शायद 5 से 10% तक टॉलरेंस देता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कभी नहीं आ पाएगा शायद। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, US में ब्लैक मस्टर्ड ऑयल आप एडिबल फॉर्म में नहीं बेच सकते हैं। आप कुकिंग के लिए अगर लिख देते हैं कि हाँ कुकिंग में यूज़ होगा तो वो बैंड है वहाँ पे। यूरोप में अलाउड है, रशिया यूज़ करता है। तो हाँ बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे उसके पीछे। हाँ, तो एक्सपोर्ट में नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो हर कंट्री का अपना नॉर्म है। प्लीज़
कोई भी अगर करना चाहे तो हमेशा आप पहले कंट्री चूज़ कीजिए, फिर उसके नाम्स की पढ़ाई कीजिए। आपकी पैकेजिंग काफ़ी हद तक बदल जाएगी, क्या नैरेटिव या क्या लैंग्वेज लिखना है, इवन आप लिखते कैसे हो। इंडिकेटिव मतलब डुअल मीनिंग तो नहीं आ रहा, डुअल मीनिंग इन द सेंस आप बता कुछ रहे हो लेकिन इंडिकेट कुछ और करना चाह रहे हो। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं एंड यू हैव टू गेट इट सर्टिफाइड। ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अभी तक तो हम लोग मैन्युफैक्चरर्स के एस्पेक्ट से बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरर्स को लगाना है, उनके क्वालिटी, उनको मशीनरी क्या क्या ध्यान देना है। अगर हम ट्रेडर्स पे आए जी। तो एक तो मैन्युफैक्चरर का आपने बताया कि उनको एक सर्टेन लैब सेट करनी है जिसमें वो सारे टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेडर वो लैब नहीं सेट करेगा। नहीं, लैब सेटिंग सिर्फ ऑयल के लिए रिक्वायरमेंट थी, डिहाइड्रेशन के लिए नहीं। डिहाइड्रेशन के लिए आप NABL लैब को दे सकते हैं। देखिए, दो कैटेगरी होती है, एक मिनी लैब सेटअप करना इंश्योर करने के लिए कि आपके ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा लोगों के पास। और सिंस वो लिक्विड प्रोडक्ट है इसलिए, और उसके पीछे बहुत मतलब इंट्यूटिव रीजंस हैं और साइंटिफिक रिसर्च रीजंस हैं क्यों आपको मिनी लैब में ज़्यादा कुछ नहीं रहता। आपको मॉइस्चर देखना होता है, विस्कोसिटी देखना होता है, या और कुछ पैरामीटर्स हैं, आपको वो सारी गाइडलाइंस फसाई की वेबसाइट पे मिल जाती हैं। बट डिहाइड्रेशन के लिए एज सच कोई ज़रूरी नहीं है, बट अपना क्वालिटी कंट्रोल रखने के लिए और प्रोडक्ट का ऑथेंटिसिटी रखने के लिए आप कुछ पैरामीटर जैसे मॉइस्चर मीटर रख सकते हैं, कलरीमीटर रख सकते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं प्रोडक्ट्स देख पा रहा हूँ आपके पास जो है स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सेम डिहाइड्रेशन प्रोसेस से हैं या डिफरेंट डिहाइड्रेशन प्रोसेस? ये सारे डिफरेंट डिहाइड्रेशन प्रोसेस हैं। मैं पहला आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बीट रूट है, और इसको जब हम लोग ये कन्वेंशनल हीट ट्रे ड्राइंग मेथड से हुआ है, इलेक्ट्रिकल ट्रे ड्राइंग मेथड से। तो आप अगर इसे जूम करके दिखा सकते हैं तो ये देखेंगे कि इसमें थिकनेस, इसका नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, ये श्रिंक हुआ है, पतला हुआ है, आड़ा आड़ा तिरछा हुआ है। लेकिन हाँ, जब हम इसको रिहाइड्रेट करेंगे ये ऑलमोस्ट 95% अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर। रिहाइड्रेट मतलब इसको पानी में दोबारा डालेंगे ताकि वो पानी रीगेन कर ले, रीमॉइस्चर। तो कितनी देर बाद ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में? ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इसकी थिकनेस कितनी है, पानी का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जैसे पानी थोड़ा सा गर्म होगा तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो पेनेट्रेशन ईजी हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं ना कि थोड़ा गर्म पानी में डालेंगे तो जल्दी हो जाता है। उसका बड़ा रीज़न ये है। तो क्या उसके बाद इसका टेस्ट वैसा ही रहेगा जो ओरिजिनल? हाँ, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें जो इसका जो क्वालिटी है, इसमें जो न्यूट्रिशन लेवल है, मैं पहले वो बता दूं, ये 85 से 95% तक इंटैक्ट रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेट मतलब निर्जलीकरण हो गया, अब जैसे ये पानी में डालते हैं तो एक फंडामेंटल फिजिक्स का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है जिसे डिफ्यूजन बोलते हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ें फ्लो होती हैं। तो पानी में इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम है, और ये इसमें पानी का कंसंट्रेशन, मॉइस्चर का कंटेंट बहुत कम है। तो ये क्या करता है, पानी को तेज़ी से अब्जॉर्ब करेगा, अपनी चीज़ों को रिलीज़ कर देगा, तो इसका फ्लेवर पानी में रिलीज़ होगा। ओके। और सडनली जो इसके सेल्स जो मतलब डॉर्मेंट हो गए एक तरीके से, वो अपने आप को रीगेन कर लेंगे। और एक अगर ल्यूक वार्म वाटर है, मतलब हल्का गुनगुना या जो बोलते हैं हल्का गर्म पानी, उसमें डालेंगे तो आधा मिनट के अंदर, मतलब हाफ मिनट के अंदर ये वापस अपनी ओरिजिनल थिंग, जैसे ये है 2.5 mm थिकनेस की स्लाइस थी, अभी तो 0.5 थिकनेस में ही है। तो आप ये पाएंगे कि 1 या 1.5 मिनट के अंदर ये वापस 2.5 थिकनेस में ग्रो कर जाएगा। बट उसके अंदर का जो फ्लेवर है और स्वीटनेस है वो पानी में रहेगी। सो देर इज़ अनदर टर्मिनोलॉजी व्हाट वी कॉल्ड है इन्फ्यूज्ड वाटर। ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, यूरोपियन कल्चर में भी लोग यूज़ करते हैं। जैसे फ्रेश फ्रूट काटा, पानी में डाला, और नॉर्मली आदमी पानी पीता है, लेकिन उसमें इन्फ्यूजन नहीं हो पाता है क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड्रेटेड है, तो बहुत कम फ्लेवरिंग और कंटेंट पानी में जाता है। लेकिन आप बेटर ये है कि डिहाइड्रेट करके अगर पानी में डालेंगे तो इसका मैक्सिमम फ्लेवर, आपका फ्लेवर और कलर सब पानी में चला जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है। अब आते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ भी हीट का ऑपरेशन ज़्यादा होता है तो उस जगह पे सेल या सेलुलर बॉल्स जो है वो श्रिंक होंगी।
स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहती, मतलब जो उसकी वास्तविक अवस्था थी उससे वो चेंज होगा। अब आते हैं फ्रीज ड्राइंग में। फ्रीज ड्राइंग की टेक्नोलॉजी में एक्चुअली मैं थोड़ा सा टाइम लेके मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्रीज ड्राइंग में होता क्या है बेसिकली। पहले वो बता दूँ तब ये आसान रहेगा। फ्रीज ड्राइंग में क्या किया जाता है, आपका जो भी प्रोडक्ट आपको फ्रीज राइट करना है, तो इसमें फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी में आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। जो उसकी मतलब पहले जैसे अवस्था में रखे हैं उसी अवस्था में डिहाइड्रेट होने के बाद वो वैसा ही रहेगा, उतना मोटा उतना चौड़ा। वजन कम हो जाएगा, पोरोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ा पाउडरी जैसा लगेगा। और वो क्यों लगेगा वो भी मैं बताऊंगा बाद में। अब बात आते हैं इसमें एक और मतलब शॉकिंग तो नहीं है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, वो भी बता देता हूँ। आप आइसक्रीम खाते हैं ना, बिना कभी आपने सोचा है रूम टेम्परेचर की आइसक्रीम खाएं और चबा के खा पाएं? तो आइसक्रीम को अगर आप डिहाइड्रेट कर देते हैं तो वो भी आप चबा के खा सकते हैं क्यूब्स में, कैंडी जैसे आप आइसक्रीम खा सकते हैं एक्चुअली। तो अब प्रोसेस क्या है कि जब भी जो भी हमें स्पेसिमन या जो भी हम सैंपल बोलते हैं उसको जब डिहाइड्रेट करना है, ट्रे में उसे ब्लास्ट फ्रीजिंग के लिए भेजते हैं, IQF जो बोला जाता है। तो उसमें -40 -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे ब्लास्ट फ्रीज करके सडनली हार्ड आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, मतलब फ्रोजन फॉर्म में। अब ब्लास्ट फ्रीजिंग के बाद उन ट्रेस को प्रोडक्ट के साथ निकाल के वैक्यूम चैम्बर्स में डाला जाता है, और वैक्यूम चैम्बर्स के नीचे एक डिफरेंट मैकेनिज्म से स्लाइट हीट दी जाती है। सब ऑप्टिमल सब ज़ीरो टेम्परेचर्स पे एक्चुअली हीटिंग की जाती है। अगेन द फिजिक्स और फिजिक्स लॉस प्लेज अ रोल। उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है, मतलब जो नहीं जानते हैं उनके लिए आम भाषा में, आपने नेप्थलीन बॉल्स देखा होगा घर में या कपूर देखा होगा। तो कपूर लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, कोई भी प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जब चला जाता है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। अच्छा, तो सॉलिड से लिक्विड नहीं, सीधे गैस में चला गया था। तो पानी क्या होता है, पानी अगर आइस बन गया, आप गर्मी देंगे तो पानी बनेगा, आइस से मतलब सॉरी बर्फ से पानी में बदलेगा, पानी को फिर और गर्माएंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, फिर स्टीम में वेपर में कन्वर्ट होगा। बट सब्लिमेशन जो ये प्रोसेस वो स्किप कर लेता है लिक्विड, हाँ वो सीधा मतलब इतना गर्म कर दिया जाता है कि उस नहीं गर्म नहीं, वो अभी भी सब जीरो टेम्परेचर्स पे ही है, बहुत ऑप्टिमली हल्का सा हीट, मतलब हमको ठंडी लगेगी लेकिन उसके लिए वो है प्रोवाइडेड ये वैक्यूम कंडीशंस में किया जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें सब्लिमेशन नहीं होता पानी का, इसलिए अगर हम ये प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो सब्लिमेट करा लेते हैं। कुछ चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब्लिमेट करती हैं। अब सब्लिमेशन में क्या होता है कि जितने भी अनबॉन्डेड, जो मैंने स्टार्टिंग में बीच में बताया था कि वो वाटर मॉलिक्यूल है एग्जैक्टली H2O, वो एस्केप कर जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी कंटेंट में आपका फैट कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो वो डिहाइड्रेट नहीं होता है और ये फ्रीज ड्राइंग नहीं होता है उसके लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी ध्यान रखनी होती हैं। अब बेनिफिट क्या हुआ कि ये पोरस या पोरोसिटी या पाउडरी जो फीलिंग थी इसकी, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पाउडरी जो इसका पाउडरीनेस है वो इसीलिए, और ये इस तरीके से वेफरनेस जो है वो इसीलिए कि हर जगह जहाँ जहाँ वाटर मॉलिक्यूल था वो एस्केप कर गया, सीधे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। और सिंस ये आइस फॉर्म से डायरेक्टली वेपर में गया तो जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी थी प्रोडक्ट की वो वैसी की वैसी रहेगी। सो देयर इज लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट, लेकिन हम लोग नहीं करते, नेचर ने या प्रकृति ने ये किया हुआ है, हम सिर्फ उस चीज़ को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस कर दिया तो हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 95 से 98% तक न्यूट्रिएंट्स रिटेन्ड रहती हैं। और फ्रीज ड्राइंग या लाइफोलाइजेशन जो ये टेक्नोलॉजी थी ये आज की नहीं है, बहुत पहले से रिसर्च हो रहा है, फूड में नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल्स में पहले यूज़ की जाती है। जो भी आपकी दवाइयाँ जिनका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो उनको, क्योंकि उनका मॉइस्चर लेवल कम कर दिया जाता है। तो दो मेथड्स आपने जो बताया, एक तो वैक्यूम ड्राइंग और एक फ्रीज ड्राइंग आपने बताया। हाँ, तो न्यूट्रिएंट रिटेंशन किस में ज़्यादा रहता है? फ्रीज ड्राइंग में। और ये प्रोसेस लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ, प्रोसेस करवाना, क्योंकि आपको वैक्यूम चैम्बर चाहिए। और आप ये मान के चलिए जितने मतलब 7 या 8 फीट लगभग मशीन होती है 20 kg बैच साइज के लिए, और ये स्पेस भी ज़्यादा लेती है और लेबर इंटेंसिव नहीं बोल सकते, बट हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन है। लास्ट पार्ट पे हम आते हैं कि गवर्नमेंट से क्या क्या सपोर्ट है
आपकी जो इंडस्ट्री है फूड हाँ। प्रोसेसिंग में ही आएगी ये। जी। तो गवर्नमेंट की क्या क्या सब्सिडीज हैं, क्या क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट कैसे फंड करती है इसको, गवर्नमेंट से हमें क्या सपोर्ट मिल सकता है किसी को अगर यूनिट लगानी है तो? ओके, सो अभी तक हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट से एज सच कोई फंडिंग या सब्सिडी नहीं ली है, लेकिन मैं मतलब जितना अवेयरनेस है मुझे उस बेस पे बता सकता हूँ, और जो हम लोग भी करने जा रहे हैं। तो एक मेजर चीज़ है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लोन की, तो एक स्कीम है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। वन ऑफ द फ्यू स्कीम्स है, मतलब बहुत सारी स्कीमों में से कुछ चुनिंदा स्कीमों में से ये एक है, जिसमें आपको मशीनरी, जो मैन्युफैक्चरिंग में उनको ये समझ में आता है, प्लांट और मशीनरी के लिए इन, और एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी आपको लोन कवर होता है। जो कॉस्टिंग है मोस्टली स्कीम्स में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए कवर होता है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस बिल्डिंग होगी जिसमें ये प्रोसेसिंग होगा, और जो भी इक्विपमेंट्स है, काफ़ी हद तक ये दोनों को कंबाइंड आप कर सकते हैं। और इसकी अपर लिमिट है, मतलब अपर लिमिट ज़्यादा भी है, लेकिन एक उसका एक डेफिनिट अपर लिमिट है 2 CR, 2 करोड़। Which is collateral और नॉन कोलेट्रल? नॉन, हाँ, कमिंग टू दैट। सो नॉन कोलेटरल जो लोन है अप टू 2 CR तक अप्लीकेबल है। ये इसी स्कीम के तहत भारत इसकी सरकार स्कीम देती है। अब इस स्कीम में पिक्यूलियरिटीज जो हैं, जो बेनिफिशियल पिक्यूलियरिटीज हैं, आई विल टेक फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ इट। कि ये स्कीम, दिस स्कीम इज़ रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मैंडेट करती है, और बैंकों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए ऑलरेडी MOU साइन कर रखा है। सो कैपिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट इज 9%। So nobody can charge you under this scheme more than 9% per annum. Okay. The banks. Second thing is, if you are found eligible, जो भी आपने किया का प्रोडक्ट और सारी चीज़ें, तो AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंतर्गत आपको 3% का सबवेंशन बोलते हैं उसको, सबवेंशन मिलता है, ना कि सब्सिडी मिलती है। सबवेंशन का मतलब ये होगा जो आपका इंटरेस्ट 9% लगने जा रहा है, 6 लगेगा, उसकी जगह 6 लगेगा। और लेकिन ये रिफंड देगी गवर्नमेंट, पहले आपको 9% पे करना रहेगा, बाद में रिफंड देगी। नहीं, रिफंड नहीं है, तो वो आपका इंटरेस्ट रेट ही कम कर देगी। वो 3% गवर्नमेंट पे करना शुरू कर देगी द मोमेंट यू बिकम एलिजिबल। प्रिंसिपल में भी कोई छूट देती है? प्रिंसिपल हम पूरा रहता है? प्रिंसिपल का तो पूरा रहेगा, पूरा इंटरेस्ट में, एक तरीके इंटरेस्ट में है इस स्कीम में। बट यूपी, इस सेंस हम लोग यूपी में नई चीज़ें, नवाचार काफ़ी अच्छा है। तो यूपी में भी लेकिन मेरे पास इसका ऑथेंटिक सोर्सेस नहीं है। अभी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही मुझे ये मतलब अवगत कराया कि यूपी स्पेशल स्टेट है, और इसमें ये क्या करते हैं कि जो आपने AIF स्कीम के अंतर्गत 3% सबवेंशन मिला, यूपी स्टेट और 3% सबवेंशन देती है। ओके। सो आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% पड़ जाए इफेक्टिवली। दूसरी स्कीम भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर आती है, और स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। उसमें प्रावधान ये है कि आपका जो भी कैपिटल है, जो भी इसके लिए लग रहा है, तो उसमें वो 35% तक आपको सब्सिडी देती है। मीन्स कि आपको 35% तक लोन आपको नहीं भरना है, वो गवर्नमेंट। ये दोनों अवेल कर सकता है? हाँ, कोई, या ये वन ऑफ देम यूज दोनों कर सकते हैं। तो इस केस में एज फार एज द करेक्ट नॉलेज व्हाट आई हैव राइट नाउ, सो ये दोनों मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्कीम्स नहीं है। तो मतलब आप ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि आपने ये ले लिया तो वो आप नहीं ले सकते हो। हाँ, बट कभी भी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की स्कीम्स या कोई भी स्टेट की स्कीम्स में परिवर्तन होते रहते हैं, प्रोविजंस नए इन्वॉल्व होते रहते हैं। जो आपने पहली स्कीम वो कोलेट्रल है या नॉन कोलेट्रल? वो नॉन कोलेट्रल है, 2 CR का, विद 3% सबवेंशन चार्जेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 3% बाय द यूपी गवर्नमेंट, इफेक्टिवली 3% द बोरोवर। हाँ, लेकिन यूपी गवर्नमेंट का जो 3% है, आई हैव टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी मैं दिल्ली में अपेडा ऑफिस में था, तो वहाँ पे एक सज्जन ने बताया, तो मैंने अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं। बट आई बिलीव बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स, सो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट ऑन इट। लास्ट अमर जी, एक फाइनल एडवाइस जो आपको देनी है, जो भी एंटरप्रेन्योर इसको करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, ओके, और एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन की whether they should go ahead with this if they have this in mind फूड प्रोसेसिंग के डायरेक्शन में, तो ये एक आपसे जानना चाहेंगे।
ठीक है, मेरा सबसे मतलब यही निवेदन रहेगा कि आप नॉर्मली जितने भी रील्स या कुछ हैं, तो मैं उनके किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट रील देख के ओवर मोटिवेट होके मत जाइए, क्योंकि रील्स जो बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग या बैकग्राउंड रिसर्च प्रॉपरली किया, मार्केट सर्वे किया है और फिजिबिलिटी डिराइव की है, किस टाइप का प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए गया है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ रील्स में ये दिखाया जाता है कि देखिए टमाटर 10 रुपये के जी मिलता है, आपने डिहाइड्रेशन कर दिया, आपको 500 रुपये के जी बिकेगा, 800 रुपये, 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। एक्चुअली ये नोशन जो डिल्यूजनल नोशन है, मतलब आपको भ्रमित करने वाला नोशन है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि डिहाइड्रेशन करने के बाद जो आपका 1 kg प्रोडक्ट बना है वो ऑलमोस्ट 10 से 15 kg टमाटर डिहाइड्रेट करने के बाद ही बना है। सो द प्रॉफिट इज और द प्राइसिंग इज नॉट ब्लाइंडली कि हम लोग क्या करते हैं, या रील्स में मोस्टली वो थोड़ा अनअवेयर भी रहते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने देखा वेट 1 kg का इतना है, डिहाइड्रेटेड पाउडर का 1 kg का वेट इतना है, वो वेट टू वेट कंपेयर करते हैं। वो इफेक्टिव वेट कंपेयर करना, वो 10 से 15 kg डिहाइड्रेटेड पाउडर है। इनपुट कितना लगा उसको हाँ स्किप कर दिया। एग्जैक्टली। और प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या आती है, और ये ट्रिकी बिजनेसेस है। फिर आपको जो एनवायरनमेंट रहता है, जैसे मैंने पैकेजिंग पे अगर मैं एक बताऊं, तो मोस्टली इनकी वैक्यूम पैकेजिंग की जाती है, या फिर स्पेसिफिक MAP बोलते हैं उसे, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट बोलते हैं, पैकेजिंग जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या आता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वो गैसेस फिल की जाती हैं ताकि इनर्ट रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। और जैसे ये जो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट है, इसमें हमको ऑक्सीजन एब्जॉर्बर डालना पड़ता है, एक स्मॉल पाउच आता है। जब भी आप एब्जॉर्बर डालते हैं, फ्रॉम द फूड सेफ्टी नॉर्म्स, आपको अपने लेबल पे लिखना होता है कि वो कंज्यूम मत कीजिए। नॉर्मली एविडेंट है कि कंज्यूम नहीं करेगा कोई वो पैकेट, या लेकिन वो स्कैवेंजर्स होते हैं, मतलब वो उनको बोला जाता है, क्योंकि वो इसके लिए दे आर हंग्री फॉर द मॉइस्चर। सो इसके कंटेंट में जो भी मॉइस्चर आएगा उसके लिए। और शुरुआत में जैसे मैंने बोला था, ये पेट जार्स हैं, PET। तो हमको देखने में ये लगता है कि हाँ इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, दैट्स आवर परसेप्शन एंड बिलीफ। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ परफेक्ट बैरियर नहीं है। इवन द ग्लास इज नॉट द परफेक्ट बैरियर। तो ये एवरेज मॉइस्चर बैरियर है। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए आप पैकेजिंग क्या डिसाइड करते हैं, बहुत 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 बड़ा फैक्टर होता है। पाउचेस में तो पाउच जो नए हैं, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि पाउचेस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ शीट में नहीं बनते हैं, देयर आर लेयरिंग कॉन्सेप्ट। एल्युमिनियम की लेयर रहेगी, या फिर रिफ्लेक्टिव लेयर रहेगा, ये मॉइस्चर रिपेलेंट लेयर रहेगा। सो कितने लेयर, 4 लेयर, 3 लेयर, 5 लेयर, हर लेयर की थिकनेस कितनी है, 2 माइक्रोन, 20 माइक्रोन। तो काफ़ी फैक्टर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फूड प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट जो कांटेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर पेपर चिपकाया है, ये पेपर मैं इसके अंदर चिपकाऊं और प्रोडक्ट इसको टच करे, वो अलाउड नहीं है। इट्स लाइक वायलेशन ऑफ रूल। दूसरी चीज़ है जो इंक प्रिंट में यूज़ होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो, हाँ मतलब ये मैं एम्फसाइज करूँगा नॉर्मल लोगों के लिए भी, जो मतलब ट्रेडर नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है, आम जनता के लिए आप प्लीज़ ध्यान रखिए, जो इंक यूज़ होती है, दोज आर नॉट फूड ग्रेड इंक। आपको कौन कितना सेंसिटिव है किस चीज़ के लिए आपको नहीं पता है। कोई ये बोल सकता है ना कि जैसे समोसा लिया, न्यूज़पेपर में लपेट के दे दिया, तो न्यूज़पेपर की इंक काफ़ी केसेस हुए, तो उसके बाद कुछ रूल्स भी आए कि आप वो फूड ग्रेड इंक यूज़ कीजिए, क्योंकि नॉर्मली लोग बुक के पेज में लपेट के दे देते हैं। बट होता है क्या है कि सेम इंक में जो वो कंपोनेंट पाया जाता है, वो कंपोनेंट आपको बीमार नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा इम्यून है या सब्सेप्टेबल है। और ससेप्टेबल अगर नहीं हो, कोई थोड़ा सा इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसको वो मार भी सकता है। और मतलब कार्सोजेनिक मटेरियल्स जो होते हैं या एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी पैकेजिंग बहुत केयरफुल्ली कीजिए। इट्स मतलब नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस की जगह नहीं है। और दूसरी चीज़ है, हमेशा कभी भी फूड प्रोसेसिंग में आते हैं, आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं, वो आपको क्या लगता है कि अगर हमने इसमें कुछ गलत भी कर दिया, अरे चलता है एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको लगता है आप डायरेक्ट नहीं खा रहे हो, आपके परिवारजन नहीं खा रहे, आपके रिलेटिव्स नहीं खा रहे,
इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं घूम के कोई ना कोई तो खाता ही है। और अगर कोई बीमार हुआ या किसी के साथ कोई हादसा हुआ, मतलब हम लोगों को, जैसे हम हिंदू कल्चर में पले बढ़े रहते हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ पाप ना लगे, और ये चीज़ से डरना चाहिए कि सच में पाप ना लगे। तो मतलब कोई भी है कि अनहाइजीनिक तरीके से खाने बनाना या कोई भी फूड मटेरियल बनाना, पैकेजिंग करना, कभी मत कीजिए, वो रिस्क मत लीजिए। क्या पता कल किसी हॉस्पिटल में किसी का खुद के परिजन एडमिट हैं, उनको वो पैकेज्ड फूड, आप जैसे आप नेग्लिजेंट है, कोई और भी नेग्लिजेंसी का शिकार हो सकता है। उनका फूड आपके परिजन ने खाया और उनकी क्या हालत हो सकती है, क्या किस पे गुजर सकती है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं वो आपके आसपास रिफ्लेक्ट होके ही आएगी। तो कोशिश कीजिए, प्योर कीजिए, एथिकल फूड प्रैक्टिसेस लाइए। एक रियलिस्टिक प्रॉफिट क्या है जो बिजनेस है जिसको हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स या प्रोडक्ट्स, और जो हम इसकी बात कर रहे हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की, ओके। तो इसमें एक रियलिस्टिक प्रॉफिट, एक तो होता है कि रील्स पे आपने जैसे बताया कि अलग अलग चीजें दिखाते हैं, तो एक रियलिस्टिक प्रॉफिट क्या है जो एक मैन्युफैक्चरर गेन करता है? हाँ, एक अच्छा मैन्युफैक्चरर जिसने सारे कंप्लायंसेस फॉलो किए हैं और कंप्लायंस को बहुत सीरियसली लिया है और हाइजीनिक कंडीशंस में, तो रिटेल मार्जिन उसका 35% के आसपास तक हो सकता है, उससे ऊपर हो सकता है, प्रॉपरली डिज़ाइन करे और प्रीमियम पैकेजिंग करे, सारी चीज़ ध्यान रखे तब। लेकिन बी टू बी में मार्जिन बहुत नैरो होते हैं, वो 7%, 10%, 12%, इससे ज़्यादा शायद, क्योंकि आप अकेले प्लेयर नहीं हो, बहुत लोग इतने इन्वेस्टमेंट करके। और आप ये मान के चलिए अगर 1 टन, क्योंकि हम लोगों की जो कैपेसिटी रहेगी वेजिटेबल डिहाइड्रेशन की 1 टन की रहेगी, तो 1 टन लगाने के लिए काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है और एफर्ट जाता है। तो जो भी है, और बहुत सारे लोग, जैसे गुजरात एक इसका बहुत बड़ा स्टेट है, बट एक और टेक्नोलॉजी शायद, सॉरी मैं ये भूल गया था बताना, वो मैं चाह रहा था कि बता दूं। एक और टेक्नोलॉजी होती है कि जो नॉर्मली लोग फ्रूट पाउडर्स या वेजिटेबल पाउडर्स यूज़ करते हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज नेम्ड एज स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग में टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो चीज़ें सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकती, जैसे आम का पाउडर बनता है, पक्के आम का भी बनता है, जामुन का, तो उसका पल्प बनाया जाता है। पल्प को एक नैरो ट्यूब से भेजा जाता है, स्प्रे किया जाता है, और जो वॉल्स है बहुत माइक्रोन लेवल पे उसके मॉलिक्यूल्स आते हैं, और वो जो चैम्बर रहता है, वो चैम्बर नियर अबाउट 200 डिग्री या 150 डिग्री के ऊपर का हीट रहता है उसमें, ताकि वो सडनली वो डिहाइड्रेट हो जाए। सो नाउ द कंसिडरेबल पॉइंट इज, आपको कलर अच्छा दिखेगा। तो स्प्रे ड्राइंग मास प्रोडक्शन का टॉपिक है, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो जैसे फ्लेवरिंग होता है, तो फ्लेवरिंग में क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी समय आपको अंगूर का फ्लेवर मिल सकता है, आम का फ्लेवर मिल सकता है, सिंथेटिक फ्लेवर। सिंथेटिक फ्लेवर आपके ब्रेन को ट्रिगर ये करता है कि ये आम है, लेकिन आम की जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। वो इट्स अ सिग्नलिंग, आपको फ्लेवरिंग दे रहा है बस, वो इट्स अ सूडो इफेक्ट ऑफ इट। तो लेकिन जो अच्छा प्रोडक्ट है, इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली, नियर अबाउट, अगर हम लोग बी टू बी परचेज में जाएंगे तो 3,000 से 4,000 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है फ्रीज ड्राइड पाउडर्स, जो कि ऑथेंटिकली 98% न्यूट्रिएंट्स रिटेन करते हैं। और कंपेयर टू स्प्रे ड्राइड, आप गुजरात में बी टू बी अगर देखने जाएंगे तो 150 से 200 रुपये में मिलता है। सो यू कैन इमेजिन, एंड मोर ओवर दीज स्प्रे ड्राइड पाउडर्स, क्योंकि सीधा स्प्रे नहीं किया जा सकता, उसको एक कैरियर मीडियम की ज़रूरत होती है, माल्टोडेक्स्ट्रीन बोलते हैं उस चीज़ को, उसको मिक्स किया जाता है, इट एक्ट्स एज ए कैरियर, और उसमें 10%, 20%, 30%, जितना कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसका उतना प्राइस कम रहेगा। तो और दूसरी चीज़ है कि आपका जो रॉ मटेरियल है, अगर वो जस्ट डिस्कार्डिंग स्टेज पे है, आपने उसको पल्प बना के पाउडर बनाया जा सकता है। और बहुत सारे, मतलब इट्स अ डार्क साइड, आई शुड नॉट रिवील और आई शुड नॉट से इवन अटर दिस। इंडिया में सबसे हर आदमी डरता है ना, क्यों बोलें यार ऐसा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिसेस हैं। हम आंख बंद करने से उजाला नहीं हुआ है ये नहीं बोल सकते हैं। तो आप अवेयर रहिए, और ये
इंफॉर्मेशन इनके लिए भी है, रिटेलर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए बेसिकली। आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए ये जानने के लिए बना कैसे है वो, कि कौन सी टेक्नोलॉजी से बना है। ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने बोला अरे ये तो 200-500 में मिलता है भाई, वो 5,000 का बेच रहा है, तो लेकिन कई बार ये होता है 5,000 कोई बेवकूफ़ नहीं है बेचने एंड का। कंज्यूमर कैसे चेक कर सकता है इस चीज? मुश्किल है पढ़ के ही, क्योंकि नॉर्मली आपको लिखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ें रीहाइड्रेट करके, जो मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, आप घर पे पढ़ के मतलब जो आप मटेरियल ले रहे हैं उसके लेबल्स पढ़िए कि उसमें कौन से की पॉइंट्स हैं जिसको पढ़ के जैसे फ्रीज राइड लिखा रहेगा, तो फ्रीज राइड का मतलब है कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो मैंने अभी स्ट्रॉबेरीज दिखा है, तो जैसे इन स्ट्रॉबेरीज का जो प्राइसिंग आएगा डिहाइड्रेट करने के बाद, पर 100 ग्राम जो आएगा नियर अबाउट 450 रुपीज़ से 600 रुपीज़ तक। तो कौन कौन से पैरामीटर पड़ेगा? वो जस्ट ये नाम पढ़ सकता है फ्रीज राइड, उससे ज़्यादा Freeze लिखा है। dried, हाँ, ओके। और न्यूट्रिशनल टेबल में देख सकता है, क्योंकि सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, तो न्यूट्रिशनल टेबल सबकी मैचिंग मिल जाते हैं कई बार। उसमें कौन से पैरामीटर्स हैं न्यूट्रिशन टेबल में? क्या उसको होने स्पेसिफिक तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अलग होता है। ओके। और ऑयल में आपने बताया उनको और अलाइल आइसोथायोसाइनेट, वो देखना चाहिए, इसमें 0.2% या उससे ज़्यादा है तभी वो कोल्ड प्रेस है। दिस इज 0.2 से ज्यादा है? हाँ, 0.2 बाई वेट एंड बाई ये वॉल्यूम। हर बॉटल में उनको दिखा मिलता है? नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा भी लेती हैं? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए कोई लिखे नहीं लिखे ये नहीं है। सो इट्स लाइक आप जेन्यून है, एथिकल है, आप लिखिए। और मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि ये चेंज भी आ सकता है इंडस्ट्री में, कंज्यूमर माइंडसेट में, कि ऐसा होना चाहिए। एक लास्ट चीज़ मैं मिस कर दिया था कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में। कंज्यूमर को क्या लगता है कि जैसे मैं ये जार लेता हूँ, इसमें अगर ये मैं फिल कर, मतलब ये पूरा फुल हो जाता है 16 ग्राम स्ट्रॉबेरी से, लेकिन 16 ग्राम एक्चुअली हम लोग ग्रामेज और वेट पे ना जाके ये देखें कि 16 ग्राम कितने से बना है। तो नियर अबाउट 250-300 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, उससे ज़्यादा डिहाइड्रेट करने के बाद 16 ग्राम बना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखें तो 1 kg स्ट्रॉबेरी आपको नियर अबाउट 600, तो यूपी के रीजन में 600 या 500 रुपये खेत से बिकती है। और अगर 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी आपको कोई डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरी 600 रुपये में दे रहा है, इट इज़ मच मोर इक्विवेलेंट, और उससे कहीं ज़्यादा ऑन द हायर साइड 1.5 kg 1.25 kg है जो 100 ग्राम बना है। और तो आप क्या प्रेफर करेंगे, 100 ग्राम डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरी ले लें पूरे साल 2 साल, अगर प्रॉपरली रख के, अगर प्रॉपर पैकेजिंग कर दें, 5 साल बाद लौट के आइए, उसमें कोई खराबी नहीं है, आपको जब मर्जी आए। इसका बेनिफिट एक्चुअली कंज्यूमर्स के लिए ये है। अभी मेरा मन है स्मूदी पीने का, इसकी सीज़न है नहीं है, मेरे स्ट्रॉबेरीज है नहीं है, मैंने 2-3 उठाई और मिक्सी में डाला, स्मूदी बन नहीं, गई। इसको पहले हमें हाइड्रेट नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। ओके। ये आप एज ए स्नैक खा सकते हैं। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली मिक्सचर में, और हमें सेम टेस्ट मिलेगा मिल्क में एग्जैक्टली शेक बनाने पे? हाँ, क्योंकि ये हार्डली फ्यू मिनट्स, नॉट इवन मिनट्स, लाइक विद लेस देन 1 मिनट के अंदर ये रिहाइड्रेट हो जाती है। तो सेम वे, अगर जैसे कुछ बूढ़े लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, तो मेरे घर में जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, किचन पे ये छोटी छोटी बॉटल्स में अलग अलग वेजिटेबल पाउडर्स हमने सजा के रख दिए हैं। तो बच्चे अपने आप डिमांड करते हैं, मम्मी आज मुझे दही में पीला वाला डाल दीजिए। बच्चों को नहीं पता है, indirectly they are consuming the vegetables in a good form, much more healthier than what they can consume, और वो आप क्वांटिटी भी कम लग रही है। मान के चलिए आप मैं आपसे अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आप एक बार में कितनी गाजर आधा किलो तो नहीं खा सकते, नहीं। लेकिन क्या आप 50 ग्राम पाउडर यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 50 ग्राम पाउडर आपका 500 के इक्विवेलेंट है ना, ऑन एन एवरेज। आपको लग रहा है न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि 85% ही था, आप 60 ग्राम यूज कर सकते हैं। ओके। तो आप अपना न्यूट्रिशन इनटेक डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेटेड पाउडर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ना कि रॉ से। एक ये चैलेंज आता है, प्लस आपका जो प्री प्रिपरेशन जो टाइम है, जो एनर्जी है, वो आपका वेस्ट नहीं हुआ। और बुढ़ापे में अगर मान के चलिए कोई ससुर जी हैं, वो अपनी बहू से डेली बोलें कि हमें चुकंदर का जूस पिलाइए और गाजर का पिलाइए, बहू डेली चुकंदर छीलेगी, हाथ लाल पीले करेगी, मिक्सी रहेगा, पानी से धुलना। देखिए आपका वेस्टेज सोच के देखिए, पानी और जो चुकंदर के कुछ पार्ट्स हैं, एंड हेड और टेल, वो जाएगा,
स्किन वेस्ट है, आपका वेस्ट इंडिया में अभी उतने अच्छे से मैनेज नहीं है, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है। प्लस आपका चुकंदर हमेशा आपको जब पीना तभी आपका दुकान खेत वाला लाके आपके घर पे नहीं दे रहा है, आप लाके 4 दिन स्टोर कर रहे हैं, तो उसका एंजाइम एक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूड है, वो ऑलरेडी डिग्रेडेड है। एक डिल्यूड परसेप्शन है कि फ्रेश है। दूसरी चीज़, ये सब करने के बाद आपको फ्रिज की ज़रूरत है क्योंकि उसको स्टोर करना है। इन चीज़ों को नॉर्मल टेम्परेचर पे डार्क में आप रख लीजिए, स्टोर करने में भी इशू नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है, वाटर सेव करता है, एफर्ट सेव करता है, और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और वो जो ससुर जी जो डिपेंडेंसी थी उनकी अपने बहू पे, वाइफ पे, बेटी पे, वो ख़त्म हो गई। उन्हें जब चाहिए हल्का सा गर्म पानी लिए या नॉर्मल पानी लीजिए, हाफ टी स्पून वॉट एवर क्वान्टिटी दे नीड, उन्होंने बीट रूट और कैरेट उठा के डाल लिया पाउडर, और आधे मिनट के अंदर उन्हें शेक भी नहीं करना है, वो जस्ट रखे। अगर उनको ना बताया जाए तो डिफरेंस नहीं बता सकते हो कि ये ओरिजिनल से बना है पाउडर से बना है? नहीं, वो तो मतलब देखिए वो तो पता चलता है क्योंकि फाइबरस रहता है। ओके। तो जैसे हम लोग जो कर रहे हैं, तो जो इन्फ्यूजन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसे कोर्स रखते हैं, फाइन कर दिए तो नहीं होगा। ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, तो आप इन पाउडर्स को आटे में यूज़ कर सकते हैं, चपाती में यूज़ करिए, दूध में डालिए, पानी में पीजिए, सब्जी में, जैसे आपके घर में अचानक मेहमान मेहमान ज़्यादा आ गए, शाम का समय है और आपके पास टमाटर शायद आधा किलो आपने रखा हुआ था, अब रात में जाके टमाटर खोजने जाएंगे कि आपके पास एक बैकअप रख सकते हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, आपसे काफ़ी जानकारी हमको मिली और मुझे लगता है कि जो भी इसको देख रहे होंगे पॉडकास्ट को, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर या एंड यूज़र जो होगा उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।